टाइम आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो फर्दर जो है वो आपके लिए बेहतर है। आपकी टिप्स पे चीज़ें आ जाएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको कैलकुलेट करने के लिए ना कैलकुलेटर देखना पड़ेगा, ना एग्जैक्ट फिगर देखनी पड़ेगी। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि रिस्क रिवार्ड रेशो को नज़र आ रहा है कि इट्स ग्रेटर देन 1.5, क्योंकि सम टाइम मार्केट मूव हो रही है। अगर आपने कैलकुलेशन, आपकी कैलकुलेशन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशो चेंज हो रही है। 1 पॉइंट गोल्ड ऊपर जा रहा है तो मे बी वो आपके रिस्क रिवार्ड रेशो से आउट हो जाए, तो फिर इन दैट केस आपने उसमें ऑलरेडी अजम्पशन पे भी चलना होता है। मतलब क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशो की एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा प्रिंसिपल क्या रखा हुआ है हमने अपना। अगर फॉर एग्जांपल हमने रिस्क रिवार्ड रेशो आपने मतलब 1.5 अगर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो थी, तो इट मीन्स कि अगेंस्ट एवरी $1 of loss, if your trade setup is giving you $1.5 profit, then you will enter the trade, otherwise you will skip. अगर किसी ने 2 रखा हुआ है तो गोल्ड को आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको अगर 1 पॉइंट का लॉस है तो उसके अगेंस्ट 2 पॉइंट का प्रॉफिट अगर आपके सिस्टम में, आपके ट्रेड सेटअप में चार्ट्स आपको प्राइस एक्शन शो कर रही है, देन यू विल गो फॉर ट्रेड, अदर यू विल स्किप। ठीक है ना, ये तो क्लियर हुआ। तो हमने 1 to 1 स्टार्ट पे रखा हुआ है। जनरली इट्स गुड फॉर 1 to 1, उसको भी अगर हम होल्ड कर लें तो इट्स सफिशेंट, बट ग्रेजुअली आप इंक्रीज कर सकते हैं अगर किसी की एफिशिएंसी बेहतर हो रही है और मतलब उसके रिजल्ट्स बेहतर हो रहे हैं और उसकी मार्केट वॉच और वो टाइमिंग, और तो वो ग्रेजुअली इसको 1.5 तक लेके आ सकता है। उसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आपकी मिनिमाइज हो जाएंगी। बट अभी आपको मैं 2 कह दूँ तो हो सकता है पूरे हफ्ते में आपकी 1 या 2 ट्रांजेक्शन हो, आपको भी प्रैक्टिस भी करनी है, तो उस लिहाज से पूरा हफ्ता बैठे रहेंगे और ट्रेड ही आपकी उसमें कोई पैरामीटर्स पे क्वालिफाई नहीं होगी तो वो भी अच्छा नहीं है। और जनरली 1 इज गुड। तो हमने कल एक तो 3 कौन कौन से मेन पॉइंट डिस्कस किए थे जो चेक्स एंड बैलेंस है, आप मुझे कुछ बताएगा? Available risks का risk to reward ratio, पोर्टफोलियो रिस्क डालें आप, risk which is R, risk to reward ratio. तो फर्स्ट पॉइंट था कि जो ROI हम 1 to 3 मेजर करते हैं, जनरली एट स्टार्टअप हम रखते हैं बिटवीन 1 to 5% एनीवेयर। तो फॉर एग्जांपल आप 2% फिक्स कर लेते हैं, कोई 3% कर लेता है, कोई 4% कर लेता है, मैक्सिमम 5 भी कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि अब उसमें अपनी हर ट्रांजैक्शन में उसको फॉलो करना है। इट शुड नॉट बी लाइक दिस, इन वन ट्रांजैक्शन यू आर टेकिंग 2% रिस्क, इन अदर ट्रांजैक्शन यू आर टेकिंग 3% रिस्क एंड सो ऑन। आप भले 1% करें, 5% करें, 2% करें, वो आप, ये आपका ट्रेड प्लान है, आपने उसके ट्रेड प्लान का ये हिस्सा है, ये फिक्स है, इसको आपने डेली बेसिस, वीकली बेसिस पे चेंज नहीं करना। मंथली, क्वार्टरली बेसिस पे आप एक सर्टन पैरामीटर्स के साथ कि जी 100 ट्रेड्स को पहले मैं करूँगा, फिर इसको वॉच करूँगा। अगर आपने वीडियो देखी फोर्स में, उसके लास्ट में मैंने जो एक्सप्लेन किया हुआ है कि ट्रेड प्लान क्या है, वो आज गो थ्रू है आप लोग। ये वो जो चार्ट से सर्कल से बने हैं उसमें प्लान है वो, मतलब जो इस फोर्थ वीडियो के एंड पे जो कंटेंट थे उसमें 2 चीज़ें मेंशन थी, जिनमें एक मेजर था ट्रेड प्लान, कि आप इसको जिस तरह बिजनेस प्लान बंदा करता है उसी तरह ये सीरियस, ये उससे भी ज़्यादा सीरियस है, मनी मैटर है। तो उसमें यह है कि बिजनेस में तो सम टाइम आपकी अगर कोई प्लान में कोई लैप्स रह गए हैं तो आप साथ साथ रेक्टिफाई कर लेते हैं। इसमें आपने एक ट्रेड ओपन कर दी है तो वो उसमें तो लॉस होगा ही ना, उसमें तो आप रेक्टिफाई तो नहीं कर सकते, और इसलिए इसमें यू हैव टू बी मोर एक्यूरेट एक्चुअली, कि आपने जिस तरह ट्रेड प्लान था तो ये आपके ट्रेड प्लान का हिस्सा है, जिसका सबसे पहला सेक्टर यही है कि आपका रिस्क है, ये हमने फिक्स किया था। नंबर 2, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो मिनिमम 1, इससे ज़्यादा भी रख सकता है,
मतलब फॉर एग्जांपल आप में से कोई कहे ओके 1.5 कर लेते हैं तो इट्स गुड, 2 कर लें आप, इट्स अप टू यू। बट उसमें यह है कि जो आपने फिर रिवार्ड टू रिस्क रेशियो रख ली है, ये लॉक है, ये 2-3 चीज़ें तो आपने लॉक करनी है, तो आपका ट्रेड प्लान बेसिकली डेवलप होना है। अदरवाइज तो आप फिर प्रैक्टिस ही करते रहेंगे और एक्सपेरिमेंट्स ही होते रहेंगे और प्रैक्टिस भी ठीक नहीं होगी, कॉन्फिडेंस तो आने वाला बात ही दूर चली जाएगी। तो एक तो ये लॉक कर लिया से 2%, इसको लॉक कर लिया 1%। इसकी आप कुछ एग्जाम्पल हमने की है, 1-2 आज और करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस हो, क्योंकि आपने अब ऑनवर्ड आज जो भी ट्रेड करनी है अभी आपको वो फिर बाद अकाउंट मिल जाएगा, तो उसमें आपने कोई एक ट्रांजेक्शन भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो इन प्रिंसिपल से हट के हो। प्रॉफिट एंड लॉस इज पार्ट ऑफ द गेम, उसमें हमें कोई इशू नहीं है। अभी डेमो ट्रेड में आप प्रॉफिट करें लॉस करें, प्रैक्टिस है आपकी, प्राइसेस रियल हैं, जो जो चीज़ें सीखी हैं आस्ते आस्ते आपकी उसकी ग्रिप भी होगी, बट ये चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट व्हेन इट कम्स टू थर्ड वन, पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग का आपको एक्सप्लेन किया था कि चार्ट शुड टेल यू वेयर टू बाय एंड वेयर टू सेल। अभी तक जो भी हमने एनालिसिस किए हैं, स्टडीज़ किए हैं, जो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हुआ है और मज़ीद प्रैक्टिस से होगा, वो यही है कि चार्ट्स पे ये सारी स्टडीज़ हम क्यों कर रहे हैं, वेयर टू बाय एंड वेयर टू सेल, ठीक है। अगर आपने ऑफ कोर्स वी हैव टू बाय लो सेल हाई, दैट्स व्हाई हाउ वी कैन मेक प्रॉफिट, बट ये है कि वी माइट बी रॉन्ग। अगर रॉन्ग है तो सबसे पहले 3 प्राइसेस हमें चाहिए कि ट्रेड किस प्राइस पे आपने ओपन करनी है, वेदर यू आर ओपनिंग फ्रॉम बाय साइड और सेल साइड। तो फर्स्ट थिंग इज ओपनिंग प्राइस, क्योंकि पोजीशन साइजिंग के लिए, रिवॉर्ड रिस्क के लिए, इक्विटी के लिए, ये आर के लिए, इस तीनों प्राइसेस आपके पास हैं जो ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो। तो ओपनिंग प्राइस आपको चाहिए। फिर ये है कि इफ यू आर बाइंग और सेलिंग, व्हाटएवर द सिनेरियो इज, in case market start moving against you, so where should be your stop? This is very first point to determine. Without stop evaluation कोई ट्रेड नहीं करेंगे, कोई जितनी मर्जी इंट्यूशन हो, जितनी मर्जी कॉल करके कोई रिकमेंडेशन करे, एक तो ये भी बहुत नेगेटिव है। जो नॉन प्रोफेशनल हैं वो अक्सर वही पूछेंगे स्टार्ट पे कि आपको गोल्ड क्या लग रहा है आज जी, आपको यूरो क्या लग रहा है, आपको नेस्डैक क्या लग रही है। तो कोई हो सकता है बाय करके प्रॉफिट बना रहा हो, कोई हो सकता है सेल करके प्रॉफिट बना रहा हो, कोई 15 मिनट्स में ट्रेड कर रहा है, कोई 1 आवर चार्ट पे ट्रेड कर रहा है, कोई स्विंग ट्रेडर है और डेली चार्ट्स पे ट्रेड कर रहा है। अब डेली में बाइंग है तो 15 मिनट्स में तो 10 दफ़ा मार्केट ऊपर नीचे जाएगी। हो सकता है वो कोई सेल करके हर दफ़ा सेल करके प्रॉफिट बना ले, क्योंकि यार मैंने तो आज 5 बार सेल किया प्रॉफिट बनाया, तुमने तो एक दफ़ा बाई किया लॉस में बैठे हो। तो हर एक के अपने ऑब्जेक्टिव हैं। द मोर यू नो यू कैन एवेल्युएट कि ये सारी चीज़ें अंडरस्टूड हैं, क्योंकि कोई फिक्स नहीं आप कर सकते। और ये भी एक इमोशनल सेंटीमेंट है कि अगर आप किसी से पूछते हैं तो इट मीन्स के आपकी सारी वर्किंग और आपका सारा कॉन्फिडेंस एक तरफ। अगर आपने पूरी वर्किंग करके प्लान बनाया था कि ओके विल बाय बिटकॉइन, तो एक बंदा आया तो बाय नहीं करना, वो चला गया बस, तो वो आप परेशान फिरते रहेंगे सारी उम्र कि मतलब ये हो क्या गया मेरी। तो आप मतलब जनरली इट हैपन, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कल्चर है, कोई छोटा सा वो मतलब कोई र्यूमर, कोई गलत बात हो या सही बात हो बता दे, तो वो आप अपनी रिसर्च को छोड़ के उसको सुनते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आप कहेंगे कि आप डबल माइंडेड नहीं होंगे, आप ट्रिपल माइंडेड हो जाएंगे, क्योंकि जितने लोग हैं उतने मशवरे होंगे। तो उसमें आप गलत करें ठीक करें, जब आपको ये पता है कि आपका रिस्क पर ट्रेड 2% है, तो मैक्सिमम क्या होगा, उस ट्रेड में 2% लॉस हो जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा ना। और वी लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, लॉसेस से अगर हम मतलब कोई सबक ही सीख लेंगे तो वो हमारे लिए लॉस नहीं है, वो इन फ्यूचर हमारे लिए वो भी प्रॉफिट है। When you have a plan, if you lose doesn't matter. राइट, You बट यू learn. मस्ट हैव अ प्लान। और प्लान का ये हिस्सा नहीं है कि आप र्यूमर्स पे या गॉसिप्स पे और इधर उधर मशवरे लें किसी से, हर एक अपना प्लान होता है। ये आप एंटरप्रेन्योरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो आप मतलब अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, आपके डिसीजन है एट दिस अर्ली स्टेज, दीज मैटर अ लॉट।
कि आपने मतलब डिसीजनिंग कैसे करनी है, आपकी डिसीजनिंग पावर कैसे बनेगी, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होगा। पैसा तो सारी उम्र कमाना ही आपने भी स्टार्ट है, और ये है कि जो नसीब में लिखा हुआ मिल जाएगा। ऑल यू नीड टू डू इज टू मेक एफर्ट्स सिंसियरली। तो anyway, first point we have to evaluate stop loss and then the profit targets. Profit we had discussed, it could be multi targets, but right now for simplicity, for practice, we will generally deal with one profit target. So when we have these three figures, इनको फिर हम पुट करके जो चीज़ें evaluate करते हैं वो रिवॉर्ड टू रिस्क और पोजीशन साइजिंग है। और पोजीशन साइजिंग की एग्जांपल्स हमने स्टडी की इन डिफरेंट टू एग्जांपल। जैसे गोल्ड में तो एक में पोजीशन साइज 0.1 आ रहा था आपका, और एक में 1 स्टैंडर्ड लॉट थी। वो भी आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ, क्योंकि जब मार्केट की मूव जिस लिहाज से आपको डिक्टेट कर रही है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट कि प्राइस एक्शन मूवमेंट बेस्ड हमारी पोजीशन साइजिंग होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को फिलहाल रिपीट करेंगे। बाकी खुद मैं चाह रहा हूँ कि आज लास्ट डे है, तो प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा हो जाए, और थ्योरी जो है वो आपको 4 वीडियोस अगर वीकली एक जगह देख लिया करें, तो कम से कम 2-3 दफ़ा आप देख लेंगे, काफ़ी चीज़ें आपकी कंसेप्ट क्लियर होंगे। बिकॉज नाउ यू हैव गॉन थ्रू द क्लास प्रैक्टिकली, और वो चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आई थिंक सो इट विल बी कंपैरेटिवली ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इसमें कुछ एग्जांपल्स करने से पहले प्लानिंग के हवाले से मैंने जो आपको, और शीट के हवाले से कुछ चीज़ें हैं वो वक्फे के बाद मैं आपको देता हूँ, और आई वुड लाइक कि वो आप खुद डेवलप करें। हर कोई अपने अपने पैरामीटर देखे, हर एक का अपना पोर्टफोलियो हो कि किस प्रोडक्ट्स में करना है। वो मैं और खालिद साहब 1 to 1 एटलीस्ट 4-5 मिनट्स हर एक को देंगे इंडिविजुअली। विल ट्राई टू असेस किसके लिए कौन सी प्रोडक्ट और क्या सिचुएशन कंपैटिबल होगी, ताकि वो आप पर्सनलाइज बेसिस पे उसको ट्रीट करें। और बाकी ये है कि विल ट्राई कि जो वीडियोस 3 में से कुछ शॉर्ट करके वो भी हम अपलोड कर देंगे, सो दैट के थोड़ा मेमोराइज हो जाती हैं चीज़ें, स्पेशली जब आपने एक क्लास अटेंड की हो। तो उसमें जो ट्रेड प्लान वाला टॉपिक है वो बहुत डिटेल्ड है, और उसमें जो डिस्कशंस हैं वो करने से बेहतर है यू ऑल आर मैच्योर, जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो। अगर कोई चीज़ किसी ने पूछनी है, कंसल्ट करनी है, तो वो उस वक्त देख सकता है। बट उसमें मेन चीज़ें यही डिस्कस हुई हैं जो हमने ऑलरेडी की हैं, कि आपका पोर्टफोलियो क्या है, सिलेक्शन ऑफ पोर्टफोलियो, किन किन प्रोडक्ट्स में आपने ट्रेड करना है, आपके टारगेट्स क्या हैं अल्टीमेटली, कि आपका प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फिर उसके बाद रिकॉग्निशंस हैं कि आपने मतलब रिकॉर्ड जो करना है, क्या क्या चीज़ें आपने नोट करनी है, किसकी बेस पे ट्रेडिंग डिसीजंस करने हैं। ये चीज़ें तो कंपल्सरी है ना, कि रिस्क रिवार्ड रेशियो इज पार्ट ऑफ इट, पोजीशन साइजिंग, और ये आपका आर क्या है, रिस्क पर ट्रेड क्या है, ये तो एक समझ लें कि कंपल्सरी आ रहे हैं। उसमें बाकी चीज़ें ऑप्शनल हैं। जितनी भी डिटेल आप उसमें ऐड करें, जितनी ज़्यादा डिटेल ऐड करेंगे उतना ज़्यादा आपकी वो रिसर्च होगी, उतना ज़्यादा नेक्स्ट ट्रेड के लिए आप प्रिपेयर्ड होंगे। तो उसमें से एज मच एज यू वांट टू ऐड, देयर इज़ नो फिक्स स्टफ, बट ये है कि आपने एक ट्रेडिंग जर्नल ज़रूर मेंटेन करना है, जो 99% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेडर, पाकिस्तानी नहीं मैं कहूँगा, नहीं करते। वो इसलिए कि कहते तो सारे हैं कि लर्न फ्रॉम द मिस्टेक, तो आप रोज़ ही मुख्तलिफ किस्म की मिस्टेक्स कर रहे होंगे, तो वो तो इतनी ज़्यादा बुक बन जाएगी ना, तो वो आपको याद ही नहीं रहेगी। तो अपनी मिस्टेक वैसे भी पाकिस्तानी कल्चर में ख़ासतौर पे याद रखना मुश्किल हो रहा है आजकल। ड्रामे ऐसे दिखाते हैं कि वो चुगली और गिबत और सारी चीज़ें कैसे करनी है, तो दूसरों की मिस्टेक्स जो है ना वो याद रह जाती हैं, अपनी नहीं रहती। तो उसके लिए ये है कि आप ट्रेडिंग जर्नल में लिखें, इवन प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो उसमें मेंशन करें कि ये एक मैंने चीज़ सीखी है, कि जो मैंने स्टॉप लगाया था उस वक्त मैं ये सोच रहा था, तो ये ऐसा नहीं ऐसे हुआ है। उसको आप शॉर्ट वर्ड्स में कुछ भी लिख सकते हैं, कि आप मतलब कह सकते हैं इट वाज फॉल्स ब्रेकआउट। अब आपको तो याद रहेगा ना, जब भी आप देखेंगे तो आपको वो फीड हो जाएगा माइंड में कि फॉल्स ब्रेकआउट था, मतलब लेवल ब्रेक हुआ था, बट विद इन 5 मिनट्स मार्केट तो नीचे आ गई थी। तो फिर आपको पता होगा कि हाँ
अहमद साहब ने कहा था कि क्लोजिंग आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राइसेस, तो मैंने तो क्लोजिंग का वेट नहीं किया, मैं तो आर्ली कैंडल पे ट्रेड कर रहा था। तो अभी तो आर स्टार्ट हुआ और फॉर एग्जांपल ये चैनल था और यहाँ से मार्केट ब्रेक भी मैंने सेल कर दी, वो आर जो क्लोज हुआ है वो इधर जाके हो गया, तो वापस चैनल में था तो मैं इधर सेल करके बैठ गया। तो ये मेरी मिस्टेक थी कि ये इसे कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट, तो ब्रेकआउट तो हुआ नहीं था, बट मतलब दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। जो भी आपको मिस्टेक ऐसी लगती है उसको आप नोट करें, वीकेंड पे रिव्यू करें, उसको आप नोट कर दें, जस्ट छोड़ दें, क्योंकि अगर आप डेली 3-4 ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो हर एक की आपने डिटेल्स भी लिखनी है, फोरकास्टिंग भी लिखनी है, कुछ तो आप ट्रेड प्लान में चीज़ें ऐसी लिखेंगे जो बिफोर यू एंटर द ट्रेड वो आपने लिखनी है, कुछ ऐसे होंगे जब ट्रेड कंप्लीट हो गई तो आप लिखेंगे ना रिकग्निशंस, तो आप बाद में लिखेंगे इस ट्रेड का रिजल्ट क्या रहा, इसमें प्लस माइनस क्या रहा, कितनी देर के लिए ओपन रही, फिर आप उसको रिव्यू करेंगे। मैंने फॉर एग्जांपल देयर आर 6 प्रोडक्ट्स इन माय पोर्टफोलियो और उसमें ये है कि ये एक प्रोडक्ट है जिसमें ज़्यादा लॉसेज हो रहे हैं, तो या तो मैं इसको स्किप कर दूँ, मेरी केमिस्ट्री मैच नहीं कर रही इसके साथ, या फिर ये है कि व्हाट इज़ द रीज़न, लेट मी ट्राई टू वैल्यूएट, जिस टाइम ट्रेड होती है उस टाइम में नहीं अवेलेबल होता, या कोई तो रीज़न होगी, तो उसको सर्टन टाइम तक वी विल ट्राई, नहीं तो उसको स्किप करें, कोई और प्रोडक्ट ऐड कर लें। एक पोर्टफोलियो को हैज रखें, हैज से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने डॉलर के अगेंस्ट सारी प्रोडक्ट्स बाय की है, तो अगर आपकी फोरकास्ट रॉन्ग है तो साथ सब में लॉस होगा। डिवाइड आपने देखा कि जी आपने यूरो भी बाय किया हुआ है, ब्रिटिश पाउंड भी बाय किया हुआ है, स्विस फ्रैंक भी बाय किया हुआ है, तो ये सारी करेंसीज अगेंस्ट डॉलर हैं, इट मीन्स तो आप तो सिंपल एक ही बैट कर रहे हैं कि मतलब आपकी जो फोरकास्ट है वो ये है कि डॉलर विल गो डाउन। अब अगर डॉलर नीचे जा रहा है तो सब में लॉस होगा, तो उसमें ये नहीं कि मतलब आप किसी को बाय कर दें किसी को सेल कर दें, मतलब उसमें जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड है जस्ट गो फॉर इट। फिर उस प्लान का हिस्सा ये भी होना चाहिए कि आप मेंशन करें कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स क्या हैं, लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स आपको क्या लग रही हैं, ये सारा कुछ आपने बिफोर यू एंटर द ट्रेड प्लानिंग में लिखना है, और उसके बाद फिर आप इवेल्युएट करें कि आपकी नंबर ऑफ लूजिंग ट्रेड्स कितनी रही, विनिंग ट्रेड्स कितनी रही। एक हम वर्ड यूज़ करते हैं स्ट्रीक्स, विनिंग स्ट्रीक्स और लूजिंग स्ट्रीक्स। आपने वीडियो देखी है तो उसमें 2-3 और टर्म यूज़ हुई है, तो बताएगा मुझे व्हाट इज दिस विनिंग स्ट्रीक्स और लूजिंग स्ट्रीक्स। प्रॉफिट जो होता है उसकी परसेंटेज जो है, मतलब जैसे आई थी एग्जांपल 50,000 था, उसमें 5% प्रॉफिट था, वो 50,500 डॉलर हो गया, और लूजिंग में और कोई कितनी आपने ट्रेडें लगातार नंबर ऑफ कंसेक्टिव लॉसेस और कंसेक्टिव प्रॉफिट्स, ये एक स्ट्रीक्स हम कहते हैं। मतलब आपने एक ट्रेड की, फर्स्ट ट्रेड की आपने वो प्लस गई, सेकंड ट्रेड की प्लस गई, थर्ड ट्रेड की प्लस गई, फोर्थ ट्रेड की आपने माइनस हुआ, 5 ट्रेड की माइनस हुआ, 6 ट्रेड की प्लस गई। तो ये 1 to 6 को अगर आप एग्जामिन करेंगे तो हम इसमें लिखेंगे कि इस सीरीज की सो फार आपकी विनिंग स्ट्रीक जो है वो 3 है, क्योंकि कंसेक्यूटिव आपने 3 प्रॉफिट्स किए हैं, और लूजिंग स्ट्रीक्स मैक्सिमम क्या है 2 है, ठीक है। तो आपने फिर गौर से नहीं, आपके पहले भी वीडियो देखी है, आज भी देखी है, तो ये तो बेसिक चीज़ें पे नोट भी करें ना उसमें, क्योंकि वो मैंने बिल्कुल समराइज वे में पॉइंट्स लिख के तो वीडियोस बनाएंगे। एनीवे दोबारा उसको देख लीजिएगा। तो अब ये है कि आपने ये चीज़ें अगर रिकॉर्ड करेंगे तो ही आप ट्रेडिंग डिसिप्लिन मेंटेन कर पाएंगे, अदरवाइज नोबडी इज गोना आस्क यू एवर कि आपने ये क्यों किया, ये क्यों नहीं लिखा। उसके बाद लास्ट में मैंने ये भी मेंशन किया था कि आप स्क्रीनशॉट्स लें, whenever you open any transaction उस टाइम स्क्रीनशॉट लें, whenever you close उस टाइम स्क्रीनशॉट लें, उसको सेव कर लें, एक फोल्डर बना लें डेट वाइज, उसमें सेव कर लें कि आपकी ग्रुप 50 ट्रेड्स तो नहीं रोज करनी ना आपने, मे भी 1-2 ट्रांजेक्शन हो, प्रैक्टिस में 3 हो जाए, तो वो वैसे तो हम पिक्चर्स 50 भी ले लेते हैं अगर एक दिन जाएँ कहीं पे, वो सेव भी कर लेंगे, फोल्डर भी बहुत बड़े होंगे, सारी उम्र के बाद में ढूंढने की भी
देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो आपको हेल्पफुल होनी है आपके कैरियर में। आपने हर ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट सेव करना है और वो आप फाइल बना लें उसमें, क्योंकि उसमें फिर आपने ऑफ कोर्स चार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है जिसमें जो लाइनें लगी हुई हैं, जो प्राइसेस हैं, जो लेवल्स हैं, वो आपको नज़र आ रहे हों, तो आपको पता चले कि यहाँ मैंने इस वजह से बाई किया था तो अब आगे ये हुआ है, तो ये मेरी गलत फोरकास्ट थी, ये ठीक थी, वट एवर द रीज़न इज़। और उसमें फिर जब तक एक और प्रिंसिपल है कि जिस चार्ट फ्रेम पे भी आपने डिसीजन लिया है एक तो उसका आपने मतलब स्क्रीनशॉट लेना है। ये नहीं है कि आपने ट्रेडिंग डिसीजन तो लिया है आर्ली चार्ट पे, तो स्क्रीनशॉट आपने डेली का ले लिया है, ठीक है, प्राइस उसमें मेंशन होगी। जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो उसको सेव करें, फिर उसको जिस तरह एडिट करते हैं उधर कोई एरो लगा के मेंशन कर दें कि ये मेरी बाइंग पोजीशन है, प्राइस कॉलम बना के उसमें बॉक्स बना के लिख दें, ठीक है ना। अदरवाइज सिर्फ मार्केट का तो स्क्रीनशॉट नहीं लेना ना, उसमें ये डिटेल्स भी एंटर करें कि बी या B1 एट दिस प्राइस, और थोड़ा सा लिखते हैं उसमें, बाकी प्राइस नज़र आ रही होगी, एरो बना दें, और उसके बाद उसमें लाइनें भी नज़र आ रही होंगी जिसकी बेस पे, और जो एनालिसिस जिसकी बेस पे किया है, फिर जब क्लोज करें तो उसको फिर करें। और जब तक कोई पोजीशन आपकी क्लोज ना हो तो उस चार्ट पे आपने कोई लाइन अमेंड नहीं करनी, वो आप बस देखें उसको, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया था कि रीड्राइंग द लाइंस, कुछ चीज़ें जो हम स्टडी कर रहे थे कि मार्केट जो है वो फॉर एग्जांपल ये चार्ट था, अब करंट कैंडल यहाँ क्लोज हुई है, उसके बाद यहाँ ऊपर फिर स्टार्ट हो गया, तो इस लाइन को हम क्या करते थे कि ये इनिशिएटिंग पॉइंट था, ये कंफर्मिंग पॉइंट था, राइट। तो अब चूंकि इट्स नॉट वैलिड एनी मोर, क्योंकि ये करंट कैंडल जब क्लोज हुई है, तो फिर हम इसको रीड्रॉ करेंगे इस पॉइंट के साथ, ऐसे ही कर रहे थे ना। तो अब अगर आपकी पोजीशन ओपन है फिर आपने रीड्रॉ नहीं करना, इसको चलने दें जब तक आप लिक्विडेट नहीं करते। उसको क्योंकि अमेंड करेंगे तो आपका माइंड चेंज हो जाएगा, आप कहेंगे ओहो अब तो ये सपोर्ट बन गई है, तो मैंने तो इसकी बेस पे इधर सेल किया था, तो मेरा स्टॉप लॉस तो ये था, तो नहीं रहने दो, इधर ही काट देते हैं। तो कितनी दफ़ा आप इस तरह करेंगे, फिर आपका प्लान ही नहीं बनेगा, फिर शेकी रहेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लॉस है कोई बात नहीं, gradually you are not going to lose all the count in one shot, 2% रिस्क ले रहे हैं तो आपके पास अभी आप ही ने कैलकुलेट किए हैं, मोर देन 50 ऑप्शंस हैं, और ये है कि 50 टाइम्स ऑफ कंसेक्टिव लॉसेस नहीं लेंगे आप, नो नीड टू वरी। मतलब आपने सेंटीमेंट्स को बेसिकली कंट्रोल करना है, और फियर ग्रीड दोनों को आपने कंट्रोल करना है। तो इसमें आपको फियर आएगा ना कि ये तो अगर लाइन आपने रीड्रॉ की तो आप समझेंगे हो सकता है आपने ठीक किया हो, वो मार्केट जो है वो पीर्सिंग पैटर्न जो हमने पढ़ा है, तो पीर्सिंग पिन करके ऊपर क्लोज हो रही है फिर ऊपर ही जा रही हो, और कोई बाइक अगर किया है किसी ने सेल किया है तो वो किस टाइम फ्रेम पे किया है, उसमें मार्केट कितनी स्विंग कर सकती है, कोई गारंटी नहीं है कि मतलब ये लाइन ब्रेकआउट हुई है या नहीं हुई और मार्केट उधर ही रहे, वो मार्केट फोर्सेस डिटर्मिन करती है, कोई इवेंट उसमें ऐसा हो सकता है, और हायर टाइम फ्रेम में हो सकता है सिचुएशन और हो, उधर ऑलरेडी सेलिंग में हो, तो काफ़ी फैक्टर्स हैं। वंस यू हैव एंटर्ड एंड ओपन एनी ट्रेड, फिर आपने ये एसएल चेंज नहीं करना, ये आप असूल बना लें। और अगर मतलब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर बट एक्सेप्शंस डोंट मेक रूल, रूल यही है, कभी कोई आउटस्टैंडिंग कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीज़न है तो वो भी आप अपने जर्नल में लिखें कि ये टेक प्रॉफिट और एसएल की मेरी जो इस ट्रेड की वैल्यू है वो अगर प्रपोज से डिफरेंट है तो मैंने क्यों अर्ली प्रॉफिट लिया, या मैंने स्टॉप लॉस अपना क्यों चेंज किया। तो अगर वो कोई एक्सेप्शनल रीज़न है तो जिस पे आप सेटिस्फाइड हैं तो फिर ठीक है, अदरवाइज और वो रीज़न रोज़ तो नहीं होनी चाहिए कि हर तीसरी ट्रेड में आपको कुछ अचानक इंट्यूशन आ रही हो, कोई 50 में से 1-2 दफ़ा हुई है तो चले इट मेक सेंस कि हाँ 10-15 ट्रेड्स के बाद आपने कहा कि इसकी बेस पे मेरी ये चीज़ बाद में रियलाइज़ हुई है, तो वो भी है तो मिस्टेक, क्योंकि आपको रियलाइज़ तो पहले होनी चाहिए ना कि आपकी जो वर्किंग है वो बिफोर एंटर यू ट्रेड उस पॉइंट तक ही रैशनल होगी ना, क्योंकि जब आपने कोई चीज़ बाय कर ली है
तो फिर आप जितनी भी कोशिश करें आपके इमोशन से अटैच हो गए, बिकॉज आप इनसाइड यू आर थिंकिंग नो आई शुड हैव प्रॉफिट। तो अगर आपने बाय किया हुआ है तो यू आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू गो अप। ऐसे ही है ना, इसको उसको आप जितना मर्जी मतलब तसल्ली दे दें कि नहीं बस मैं तो बिल्कुल इमोशन फ्री हूँ, बट इस तरह होगा नहीं। तो इसीलिए हम ये जो प्लानिंग है और फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्रेड है वो सारी जो है वो एग्जीक्यूशन से पहले कर लेते हैं। तो एग्जीक्यूशन से पहले हमने वैल्यूएट कर लिया, दिस इज वेयर आई एम बाइंग, दीज आर द रीजंस और सारा कुछ। एक छोटी सी वर्कशॉप की थी बहुत पुरानी लंदन में, उसका टॉपिक था प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। पता नहीं उसका जिक्र मैंने किया वीडियो में नहीं किया शायद। सर। तो उसमें 2 पार्ट है, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। ये कोई प्रॉब्लम 2010 में थी शायद या 9 में। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये सारा ये है कि जिसमें हम प्लान कर रहे हैं कि कौन कौन से एनालिसिस हैं, कौन कौन से टेक्निकल लेवल्स हैं, साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, फंडामेंटल इवेंट्स हैं, और वेयर व्हाट वी शुड डू, वेदर वी शुड बाय और सेल। ये सारा हिसाब का ये प्लानिंग है। और फिर जब आपने ट्रेड जो प्लान करना है तो ये सिर्फ एग्जीक्यूशन है कि वट एवर यू ऑलरेडी प्लान यू जस्ट गो एंड एग्जीक्यूट। इसमें वो आपने प्लानिंग नहीं करनी, इसकी प्लानिंग से आप डबल माइंडेड होंगे वो सारी उम्र रहेगी अगर आपने इन प्रिंसिपल्स को फॉलो ना किया, क्योंकि रिपीट होती जाएगी ना आपकी मिस्टेक, रिपीट होते 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 वो ब्लंडर बन जाएगा, आपकी हैबिट बन जाएगी, आप स्केर्ड हो जाएंगे, आपकी आदत बन जाएगी कि जब भी ट्रेड करने लगे पूछेंगे किसी से यूरो क्या लग रहा है। तो बजाय के मतलब आप अपनी प्लानिंग करें तो वो आप स्केर्ड रहेंगे, किसी को बाय लग रहा होगा, किसी को सेल लग रहा होगा, कोई कहेगा ये तो न्यूट्रल है कुछ भी नहीं करो आज, क्यों कहेगा वो कल ECB की मीटिंग आने वाली है, तुम पागल हो आज ट्रेड करने लगे। तो कल तक क्या ट्रेड प्राइस रुक गई यूरो की, 1.5 दिन 2 दिन मतलब कुछ नहीं होगा। वो तो हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना। तो डिसीजंस जो हैं ये आपने लेने हैं। ये एंटरप्रेन्योरशिप की फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर आप डिसीजन नहीं ले सकते तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं कर सकते। आप तो फिर जॉब भी करेंगे, मतलब वो फिर जो ऑर्डर आएगा वही करते रहे, वो चुप करके मैकेनिज्म चलता रहे। तो आप जो जितनी इम्पोर्टेंट पोस्ट पे हैं, रैंक्स पे हैं, अथॉरिटी ज़्यादा है तो उनकी डिसीजनिंग पावर ज़्यादा है, उनके डिसीजन ज़्यादा है, और वो डिसीजन ही करते रहते हैं डेली बेसिस पे, आर्ली बेसिस पे। तो दिस चेंज योर फेट एक्चुअली। तो उसमें अगर आप एक छोटा सा डिसीजन बाय सेल का खुद नहीं कर सकेंगे तो फिर यू कैन वेल इमेजिन कि उसमें फिर आपके साथ मरना क्या आगे। तो ट्रेड योर प्लान में सिर्फ आपने एग्जीक्यूट करना है। प्लान योर ट्रेड में आपने सारी वैल्यूट की लेवल्स निकाले इन दैट्स इट। इसको मतलब डिटेल में आप वीडियो जब देख लेंगे इसके और एलिमेंट्स मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं कि इसमें ओपनिंग प्राइस में क्या आएगा और स्टॉप लॉस, और उसमें मतलब और कौन कौन से फैक्टर्स देखने चाहिए और कौन कौन से आपको नोट करने चाहिए। तो एनीवे इट्स एन ऑप्शन, और उसमें एक सेशन में सिर्फ हम बेसिक्स ही डिस्कस कर सकते हैं कि मतलब ये चीज़ें आपने बेसिक चीज़ें कौन कौन सी हैं जो आपने लाजमी करनी है। बाकी यू आर नॉट किड्स, उसमें आप मेच्योर हैं, ऑलमोस्ट ग्रेजुएट, तो उसमें यह है कि आप अगर ये चीज़ें खुद अभी भी नहीं करेंगे तो यू विल बी चीटिंग योरसेल्फ। आप अपना कैरियर से प्ले कर रहे होंगे, कोई आपको जो आगे में भी एडवाइस ना करे। स्कूल से जब कॉलेज में आते हैं तो एक कल्चरल डिफरेंस भी यहाँ पे ऐसा है कि वो डिसिप्लिन की जो चीज़ें यहाँ मेंटेन होती हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल पे तो मुझे बिल्कुल नहीं नज़र आई। 1-2 सेमिनार्स हुए हैं, उसमें जो इन्वायरमेंट मैंने देखा है आई डाउट कि इवन पाकिस्तान का वो कल्चर भी होगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि फ्री फ्लोट हो जाता है, यू हैव टू। सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, आपके आने से पहले थोड़ी देर पहले यही बात हो रही थी, आज चूँकि कंक्लूडिंग भी है। तो अभी जो इन्होंने लर्न किया है दोस्तों ने, इनमें से कुछ काम कर भी रहे हैं जो कि बहुत अच्छी प्लस पॉइंट है, सारों ने करना है यहाँ से जाकर, फायदा तो कोई नहीं, आदर ट्रेनिंग दी। तो अभी शायद हम एक ग्रुप बनाए, अभी सोच रहे हैं एलुमनाई का यहाँ का, जो कि एडवाइस ले सकें आपसे,
उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। नॉट बैड, बट देखें एक अगर टीचर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो टीचर जो आइडियली मतलब whoever is a good teacher वो तो उसको एक इनसाइड एक हैप्पीनेस फील होती है अगर उसके स्टूडेंट्स ग्रो कर रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं तो। बट ये है कि वो फोर्स नहीं कर सकता ना, जो जितना ज़्यादा मतलब लर्न करेगा उतना ज़्यादा वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेगा तो विल ऑलवेज बी देयर। आई वुड लव टू लॉन्च ऑल ऑफ यू ग्लोबली इवन, मतलब दिस इज़ माई एक्चुअल फील्ड इज़ कि आप में से कल को कोई कहीं पे यूएस में कंपनी बना के बैठा हो, कोई यूके में बना के बैठा हो, कोई ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जा रहा है वो साथ। अभी जो ई कॉमर्स की जो वेव चल रही है तो उसमें वो अब उन्होंने डिग्री स्टार्ट कर दी है कि जी आप ई कॉमर्स में ट्रेनिंग स्टार्ट करें, आधी डिग्री इधर करें, आधी जाके बाहर जब आप एजुकेशन कर रहे होंगे तो अमेजोन पे सेल करें। तो वो एक छोटी सी नीश को मतलब इतना ज़्यादा अगर एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये तो बहुत स्केलेबल चीज़ है और इसमें जो है वो डेफिनेटली पोटेंशियल ज़्यादा है। तो आई वुड लव कि अगर कोई फर्दर स्टडी पे जा रहा है तो उससे पहले वो कोई मे बी एडवाइजरी का कोर्स कर ले, लाइसेंस ले ले, वहाँ कंपनी लॉन्च करके फिर चला जाए और उसमें अपनी वो फीस तो फिर छोटी सी बात रहती है, अगर वो चल जाती है तो दूसरे स्टूडेंट्स को पूरी फैमिली को फंड कर सकता है। तो स्काई इज द लिमिट। तो आप जस्ट मेक योर ओन प्लान एंड रेस्ट श्योर कि इंशाल्लाह यहाँ इंटरनेशनल एडवाइजर के प्लेटफॉर्म पे आपको A to Z कंसल्टेंसी मिलेगी इसमें कि आपने कंपनी सेटअप कैसे करनी है, आपने टेक्नोलॉजी कैसे हायर करनी है, बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना है, सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेशन कैसे करनी है, उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होनी है, आपने उसको एडवाइजरी में लेके जाना है, ट्रेडिंग पे लेके जाना है, व्हाटएवर वो सारे सिनेरियोज आपको while being in Pakistan before you even move you can get this done because I personally visit most of the regulators worldwide। वहाँ पे कौन कौन से कंसल्टेंट्स हैं, कौन कौन से लॉयर्स हैं, कौन कौन से टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं, उन सबको मैं पर्सनली जानता हूँ मोस्ट ऑफ टाइम। तो अब ये है कि ये जो लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस है यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट। आम कंपनी किसी ने लॉन्च बिजनेस सेटअप करना है तो उसका मैकेनिज्म और होता है। अगर फाइनेंशियल एक्टिविटी करनी है तो उसमें आपको एज आई एक्सप्लेन अर्लियर कि उसमें प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट भी आएगी, उसमें बैकग्राउंड एफिलिएशन चेक करने का भी मैकेनिज्म है। बीइंग एन एनएफए मेंबर लाइक उसमें एक पार्ट होता है कि आपने फिंगरप्रिंट्स लेने हैं, FBI फिंगरप्रिंट्स मतलब हर मेंबर को ऑथराइज है। तो मैं ऑफिशियली FBI फिंगरप्रिंट कार्ड अपनी सिग्नेचर और ID के साथ अगर आपके यहाँ बैठ के साइन करके तो US एम्बेसी भिजवाऊँ तो दे विल रिकग्नाइज इट, आपको उधर जाना नहीं पड़ेगा और वो ये है कि वो 30 डेज में आपकी क्लियरेंस आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो आप बेनिफिट ले सकते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मतलब क्योंकि कोई मेंबर नहीं है NFA का सो फार, मेरे नॉलेज में तो अभी तक नहीं आया। तो ये मैं मतलब ये मेरे लिए कोई समझ लें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट ये कि लकीली मुझे चांस मिला तो आई लर्न। तो मैं चाह रहा हूँ कि उसको भी आप लोग शेयर करें 1-to-1 बेसिस पे। आज लंच के बाद आई वुड लाइक कि 5-5 मिनट इंडिविजुअली सबसे बैठें, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, कहाँ वेयर आई कैन बी रियली यू नो हेल्पफुल, हाउ वी कैन रिमेन कनेक्टेड। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कनेक्टेड बंदा तभी रहता है जब सम हाउ आप किसी ना किसी फील्ड में कोई वेंचर कर रहे हैं। अगर आप में से कोई जॉइंटली कोई चीज़ हम कहीं पे करना चाह रहे हैं, वुड लव टू गो फॉर इट, उसमें भी ऑप्शंस हैं। तो सम हाउ अगर आप किसी ना किसी तरह कनेक्टेड रहेंगे तो डेफिनेटली वो लर्निंग भी आपकी रहेगी। बाकी अर्निंग पे डायरेक्ट तो कंट्रोल नहीं है, पर लर्निंग पे है और एफर्ट्स पे है, वो आप करें तो मेरे ज़ाया नहीं जाती। ये तो हमारा ईमान है। तो उस लिहाज से ये है कि इसमें ना हम मैं दोस्तों से भी मशवरा करेंगे, ठीक है। हम भी आपको प्रपोज करते हैं, आपका प्रपोजल भी है, एक मिल के मेरे ज़हन में था कि हम एक एलुमनाई का स्ट्रक्चर बनाएं जो यहाँ से ट्रेंड होकर जा रहे हैं और वो एलुमनाई का एक ग्रुप पाकिस्तान में हो कि वो आपस में इंफॉर्मेशन भी शेयर करें, डाटा शेयर करें, किसी लर्निंग नॉलेज शेयर कर सकते हैं। अगर फर्ज करें एक इन्होंने एक अच्छी ट्रेड की है, इन्होंने कुछ पैरामीटर्स देखे हैं, तो ये वो पैरामीटर ग्रुप में शेयर करें, इनका पैसा इनके साथ, बाकियों का अपने। अभी तो जो लाइव प्रैक्टिस अकाउंट्स इनको मिलेंगे तो उसमें मुझे तो एक्सेस होगी, हमें ओवरऑल एफिशिएंसी वॉच करके उसमें हम चीज़ें शेयर भी करेंगे, हम डिस्कस भी करेंगे मे बी वंस अ वीक कि लॉजिकली कि ये ट्रेड आपने
टॉस करके की थी या कुछ आपने वर्किंग भी इस पर की है, और क्या वर्किंग है वो शीट्स पे आपकी क्या वर्किंग है, खुद भी सीखें, आगे बाकियों को सिखाएं, क्योंकि इस तरह प्रैक्टिकली हम सारे पाकिस्तान में वर्कशॉप्स कर नहीं सकते हैं, विजुअली थोड़ा सा उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो दैट्स वाई यस्टरडे आज कभी आपने अगर वीडियो नहीं देखी, खुद सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपको तो मतलब आगे किसी को क्या रिकमेंड करेंगे। तो अच्छी चीज़ तो एक बताना भी सदका है, मतलब अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल बेनिफिट्स। तो एनीवे लेट्स गो फॉर फ्यू मोर एग्जांपल्स, और ये चीज़ें तो आप अब इन टच रहेंगे, टाइम टू टाइम पूछते रहेंगे इंशाल्लाह, और वीडियोस में मैक्सिमम मैंने ट्राई किया है, ज़रूरी पॉइंट सारे कवर कर दिए हैं। तो अब इसमें एक तो यहाँ प्रैक्टिस ट्रेड करेंगे, उसके बाद ये है कि आपको फिर अकाउंट वगैरह क्रिएट करते हैं और थोड़ी डिस्कशन कर लेंगे, लंच ब्रेक मीनवाइल हो, उसके बाद फिर आपने सिर्फ ट्रेड ही करनी है, मतलब फॉर 2 आवर। तो 4 o'clock पे फिर आप फ्री होंगे, और जाते हुए फिर ग्रुप फोटो भी आज कर देते हैं डे लाइट में, वो भी हो जाएगी, प्लस लंच टाइम में जो आप पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स बना के वो 1 by 1 दे दें, उसकी भी पिक्चर कर लें आप, मैं और साथ अभी तो सर्टिफिकेट वो कर लेगा जी, अभी देख लेगा ना लंच में, वो भी प्रिंट निकाल के। बाकी एक्चुअल जो इवेल्यूएशन है उसके पैरामीटर्स मैं आपको ग्रुप में शेयर करूँगा, कि जो आपने ट्रेड्स करनी है उसके एक सर्टन मतलब मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ डेज भी हैं, फिर उसके रिजल्ट की बेस पे जो आगे फंडेड अकाउंट के लिए हमने रिकमेंड जो करना है, और उसके क्या पैरामीटर्स हैं वो आपको मैं ग्रुप में करूँगा, ताकि वो उसमें आप ट्रेड्स करें। तो उस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कि ट्रेड करने से पहले ये चीजें अपने माइंड में रखनी है कि हमारा ये रिस्क तो कितना है। माइंड में नहीं, ये तो फर्ज है ना, यानी कि हमने इधर से स्टार्ट लेना है। कहने का मकसद ये था कि रिस्क कितना है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और फिर पोजीशन साइजिंग, वो हर कोई अपनी अपनी मेंशन कर देगा। इंडिविजुअल बिफोर यू स्टार्ट ट्रेड कोई मुझे मतलब एक बार ग्रुप में मैसेज कर देगा कि जी ये मेरा पैरामीटर है, मेरा रिस्क पर ट्रेड ये है, मेरी रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो मैंने ये रखी है, ये 2 चीज़ें तो वो मेंशन करेगा, हम सेव कर लेंगे। इसी तरह से टाइम स्लॉट का भी यही पैटर्न है नहीं, कि जब वो आपका टारगेट अचीव हो जाए, वो 5 मिनट में अचीव हो जाए या 5 दिनों में अचीव हो, वो तो मार्केट की मूव पे तो आपका कंट्रोल नहीं है ना, आपके लेवल्स पे है। तो इट कुड बी इंट्राडे, इट कुड बी इन कपल ऑफ डेज आइडियली स्पीकिंग, क्योंकि वो समटाइम कोई न्यूज़ आती है तो वो 2 दिन की मूव हो गई है उस दिन, तो आपका टारगेट उस दिन अचीव हो गया। अगर अदरवाइज मार्केट रेंज में रही है तो हो सकता है एक हफ्ता मार्केट उसी रेंज में रहे, ना आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ना आपका प्रॉफिट टारगेट, तो नो नीड टू वरी अबाउट इट। ये भी एक पेशेंस का बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि इसमें ही सबसे ज़्यादा लोग इम्पेशेंस होते हैं कि वो 4 दिन से पोजीशन ओपन है, इम्पेशेंट हो जाते हैं लोग, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, रोज वो देख रहे होते हैं कि $200 प्रॉफिट में गई थी, $300 लॉस में गई थी, प्रॉफिट टारगेट उनका $500 नहीं अचीव हो रहा, तो वो फिर किसी पॉइंट पे जाके स्केर्ड होंगे तो लॉस ले लेंगे या थोड़ा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हो हाँ जाते जी, तो उसमें यह है कि डोंट लुक एट द मार्केट टू मच, ये भी तो एक फैक्टर है ना, जैसे आपको मैंने बताया था कि वारन बफेट अपने ऑफिस में उसने मॉनिटर नहीं रखा होगा, तो मैं प्राइसेस देखते नहीं हूँ, ट्रेडिंग डिसीजन कर लिया है तो दैट्स इट, मुझे पता है मेरा प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉस क्या है। कुछ वो सिक्योरिटीज़ में ज़्यादा कर रहा है, और उसमें यह कि आई कीप माई एसेट्स, वो बाय करता रहता है, और उसी तरह की एक स्ट्रेटजी से वो बेसिकली बिलियनियर बना था, सिंपल कि कोक के शेयर्स उसने एक सर्टन लेवल पे बाय करने थे। तो स्ट्रेटजी ये थी कि फॉर एग्जांपल अगर वो 1 साल बाद भी कोक की प्राइस उसी जगह पे होगी, स्टिल वो प्रॉफिट में था, क्योंकि उसको बोनस मिलते थे, डिविडेंड्स 2 मिलते थे साल में, वो प्रॉफिट था उसका। प्रोटेक्शन के लिए उसके ऑप्शंस की नहीं थी, वो अभी चूँकि ऑप्शन ट्रेडिंग डिटेल में नहीं डिस्कस की, आई विश कि मे बी एटलीस्ट 3 months टाइम, अगर आप में से जो लोग इस फील्ड में स्टे कर गए उनको एक कम्प्लीमेंट्री सेशन सा नोट कर लीजिएगा, हम ऑप्शंस का करवा देंगे एज ए गेस्चर ऑफ रिकॉग्निशन और व्हाटएवर यू मे कॉल इट, कि ठीक है इन्होंने कुछ तो परफॉर्मेंस की है। और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर्सनली मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ आप जा रहे हैं, और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, बट नॉट इन IQ ऑप्शंस और समथिंग लाइक दिस, वो तो बिल्कुल ही 180 डिग्री पे है ना, वो उसको ना आप देखिएगा। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स हम
इसमें सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपके पास बोर्ड पे कर लेता हूँ, उसके बाद स्क्रीन पे एक दो प्रैक्टिस के लिए हम कर सकते हैं। दिस इज बुलिश ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड। सोर्स वर्क एक बता रहे हैं, ये तो ABC है ना, ठीक है। बुल मार्केट इज इन बुल बिकॉज दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग। तो जो भी अपवर्ड स्लोपिंग फॉर्मेशन आपको नजर आती है तो इट मींस इट्स अ बुलिश ट्रेंड। अब इसमें यह है कि थोड़ा कम एरिया में मैंने बना दिया इसको। इस कैंडल की पोजीशन फॉर एग्जांपल अगेन हम फेमिलियरिटी के लिए जो कि आप गोल्ड की एग्जांपल्स की हैं इसलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये प्राइस 17 फॉर एग्जांपल 80 थी, ये 1782 है। हाई बनाया मार्केट ने 1795, लो था 1770। अब इस पे आप ब्रेक पे एंटर हो रहे हैं, मार्केट क्लोज हो गई। हमने कहा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होती हैं अगर हम क्लोजिंग का वेट करें अनटिल कोई मे बी इस दौरान इसकी ब्रेकेज जो है किसी इवेंट में ना हुई हो, कोई इकोनॉमिक रिलीज हो और उस दौरान फिर मे बी हम वेट ना भी करें, फिर हम सिर्फ इसकी ब्रेकेज पे एंटर हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। फर्ज करें अब GDP की फिगर्स थी तो मार्केट 1782 पे थी। अब GDP फॉर एग्जांपल गोल्ड है, ओके। तो अब उसके बाद फिगर ज़्यादा आई हैं, US डॉलर गेन किया है उसके अगेंस्ट, गोल्ड में भी सेलिंग आई है, बाकी यूरोपियन करेंसीज में भी आई है। तो फिर हो सकता है कि हम इधर ही कहीं डिसीजन ले लें, क्योंकि इस टाइम फ्रेम में, इस प्राइस रेंज में एक इकोनॉमिक इंडिकेटर ऐसा रिलीज हुआ कि जिससे हम ऑलरेडी प्लान तो करके बैठे हुए थे कि इसकी ब्रेकेज पे हम सेल करेंगे, राइट। बट वो इवेंट आ गया तो फिर शायद हम क्लोजिंग का वेट ना करें और इतना को हम फोरकास्ट को मार्जिन दे दें, अदरवाइज उस पर भी कर लें। अगर आउटस्टैंडिंग फिगर्स नहीं चेंज हुए, थोड़ा बहुत है, तो फिर भी क्लोजिंग का वेट कर सकते हैं, क्योंकि क्लोजिंग का वेट करके वट एवर द टाइम फ्रेम इज जिसमें आपकी चार्टिंग डिसीजन बेस कर रहा है, क्योंकि आपने वो शीट जो ट्रेड प्लान की बनानी है उसमें आपने लिखना है कि मार्केट बुलिश थी, बेरिश थी, न्यूट्रल थी, न्यूट्रल टू बुलिश थी, न्यूट्रल टू बेरिश थी। ये 5-6 चीज़ें आपने उसमें मेंशन करनी होती हैं। तो आपको प्लान यहाँ पे अगर सेल किया आपने तो सपोज कि ये आपकी ओपनिंग प्राइस आ गई से 1781.00। अब आपका प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव आइडियली एटलीस्ट तो ये हो सकता है, क्योंकि हमने स्टडी किया था कि ट्रेंड लाइन में बिल्ट इन टारगेट क्या होता है, इनिशिएटिंग पॉइंट, ठीक है ना, कल डिस्कस किया था। तो ये इनिशिएटिंग पॉइंट है, तो भी फोरकास्ट कि यहाँ पे मार्केट सेल हो रही है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस लेवल पर आ सकते हैं। और फॉर एग्जांपल दिस वाज 1760। अब इस सिनेरियो में आपका स्टॉप क्या होना चाहिए, जस्ट कोई हाइड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ आपने सेल किया, ठीक है, इधर आप इसको बाय बैक कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया TP, ये आपकी ओपनिंग प्राइस थी। तो पहली बात तो ये है कि निम्रा आप बताएंगे इसका जो स्टॉप है वो इस प्राइस से नीचे होगा या इस प्राइस से ऊपर होगा? Stop loss. TP को देख लिया आपने,
ओपनिंग प्राइस यू आर सेलिंग, जी तो सेल आपने कोई चीज की हो तो मार्केट ऊपर जाएगी लॉस होगा या नीचे जाएगी लॉस होगा? सेल को चीज करनी होगी नहीं कर दी है आप, गोल्ड सेल कर दिए ना तो 1785 पे आपने सेल किया हुआ है। मार्केट ऊपर जाएगी तो लॉस होगा। हाँ जी, तो इट्स वेरी सिंपल कि आपका स्टॉक अबव द प्राइस होगा, इसमें तो कोई अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, अब आप बताएं कि इस चार्ट को देखते हुए वैसे ही एक विजुअल था ना ये, कि ये तो पता चल गया कि इससे ऊपर स्टॉक होगा, तो कहाँ स्टॉक आपको लगता है बेहतर है किस पॉइंट पे? जो कि वो हाईएस्ट टॉप 1795 कैलकुलेट कर लेते हैं ना। नहीं मतलब सिर्फ मुझे मेंशन करें कि जहाँ होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए। 95 के साथ में कैंडल इससे ऊपर। ठीक, गुड। एटलीस्ट शॉर्टेस्ट पॉसिबल तो ये है कि मार्केट दोबारा अगर आती है तो, क्योंकि हम इसकी कैंडल्स की शेप भी देख रहे हैं, हमें नहीं पता कि इसकी क्लोजिंग किधर है, इसकी किधर है, अदरवाइज वो भी पैरामीटर आता, बट बेस्ड अपॉन द गिवन इंफॉर्मेशन जो फर्स्ट साइट हमारे माइंड में आती है वो ये है कि इट शुड बी अबाउट दिस और मे बी अबाउट दिस, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो फॉर एग्जांपल अब विजुअली ये मैंने भी स्केलिंग तो नहीं उसमें की हुई, बट सपोज दिस वाज 95 टू से दिस इज 1801। अब इन प्राइसेस को हम कंपेयर करते हैं कि ओपी 1781, एसएल इज 1801.50 and TP is 1760। इसमें आप ना खड़े हो, मुझे जरा लिखवाएं कि रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो क्या बनेगी। बोर्ड पे चले जाएं, जाके वो खुद से ड्रॉ ओपी करें। माइनस मतलब कितने पॉइंट्स हैं आपने सिंपल जो देखना है। ओपी माइनस टीपी सर। फार्मूला वाले नाम भी याद रखें, वैसे आपको ये तो ध्यान में होना चाहिए कि अगर यहाँ मैंने सेल किया है जी सर। राइट, तो सबसे पहले एसएल हमने देखना है कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो कितने पॉइंट अगेंस्ट मुझे लॉस हो रहा है, 20 पॉइंट, ठीक है। और अगर प्रॉफिट में आ रही है मार्केट तो ये कितने पॉइंट्स हैं, 21 ग्रेटर देन 1, दैट्स इट, ठीक है ना। मतलब 20/20 होता तो 1 था, इट मींस के अगर ये 0.19 होते जो इसके भी ट्रेड, लेस देन 1 ठीक है। ये तो इवन वैल्यूड करने के लिए 21 डिवाइडेड 1 ग्रेटर देन 1 खत्म, तो इट मींस वी आर गुड टू गो, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो हमारी ओके हो गया। अब ये है कि इसमें सर जी जी अगर हमने सेल कर दिया फिर हम स्टॉक क्यों ऊपर लगा रहे हैं? सेल ये तो हमने 3 कर दिन से दिया। आप क्वेश्चन पूछ रही है मुझसे कि मैं आपसे कोई गोल्ड परचेज और सेल करके फिजिकल एग्जांपल सेट करके समझा दूंगा आपको। सर देखिए ना, अब हमारे पास प्रोडक्ट है, देखिए हमें दिस इज क्या- टू वे मार्केट, जी। हमने स्टार्ट इस पे किया था कि डोंट टेक इट ट्रेडिशनल फिजिकल मार्केट, दिस इज टू वे मार्केट, यू कैन सेल द थिंग्स बिफोर यू बाय। आपकी ट्रेड जो ओपन होती है, आपको मैंने बताया था देयर आर 2 हाफ्स, हम जो वर्ड यूज करते हैं एक ट्रांजैक्शन का वो हम यूज करते हैं राउंड टर्न, ठीक है, आरटी। अब एक राउंड टर्न जो है इट कंप्राइजेस 2 हाफ्स, ओपनिंग हाफ और क्लोजिंग हाफ। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका ओपनिंग हाफ जो है वो बाइंग है या सेलिंग है। ट्रेडिशनली बाइंग होता है ना, फिजिकल मार्केट के हिसाब से आप जो माइंड में वो फिट हुआ हुआ पॉइंट वो ठीक है कि हम पहले तो एक मिसाल है, ये मोबाइल मैंने बेचना है तो पहले मैं खरीदूंगा, मेरे पास होगा तो मैं बेचूंगा ना, तो ये तो फिजिकल है, मेरे पास पोजेशन है, तो दैट्स वाई। बट फाइनेंशियल मार्केट में जब हम मार्जिन ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें यह है कि फिजिकल पोजेशन तो डिलीवरी पे देंगे ना, जब पूरी पेमेंट हम करेंगे, कर मार्जिन पे नहीं, हम मार्जिन पे कर रहे हैं, तो हमारे पास चॉइस है कि आप बाय करें, कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, बिड एंड आस्क पे कर रहा है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किसी ने बाय करना है तो वो आस्किंग प्राइस पे बाय करेगा, किसी ने सेल करना है वो बिड पे करेगा। तो अब आपने अगर बाय किया हो, आप फर्ज करें पहले, तो क्लोजिंग ऑफ कैसे होगा, फिर सेल करके होगा ना, क्योंकि ये दोनों
मिलेंगे तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी ना, बाय प्लस सेल, और इसको रिवर्स ले लें, सेल प्लस बाय। अब आप बाय प्लस सेल लिखें या सेल प्लस बाय लिखें तो फर्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों मिलके एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब ये है कि चूंकि हमें मार्केट सेलिंग में लग रही थी तो हम सेल ही करेंगे, अगर हमें मार्केट बाइंग में लग रही थी तो हम बाय करेंगे। तो यहाँ पे ये एक एडवांटेज है कि फिजिकल मार्केट में तो वी कैन ओनली बाय, तो यहाँ पे वी कैन सेल एज वेल, हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो जब आपने सेल किया है तो आप फिर सिर्फ फिगर्स देखें कि उसको हमने बाय बैक करना है ना, तो बाय बैक अगर लोअर प्राइस पे करेंगे तो प्रॉफिट होगा। अगर हमने एक चीज़ बुक करा दी ना, आपने टोकन मनी दिया, प्लॉट बुक करा दिया, 1 करोड़ का प्लॉट था, 1 लाख रुपया दे दिया, तो वो नीचे आ गई प्राइस, तो जरूरी तो नहीं ना प्रॉफिट ही हो हर तक, तो वो आपका 95 लाख पे आ गया और 30 दिन पूरे होने वाले थे। अब 30 दिन के बाद यहाँ आपने उसको पूरे 1 करोड़ रकम देनी है या आपने किसी और को सेल करना है जो प्रॉपर्टी डीलर्स करते हैं, तो ठीक है 5 में उन्होंने प्रॉफिट भी कमाया, तो इसमें वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि यार जान छुड़ाएं, जो भी मिल रहा है वो करूं, बाकी जो है वो मेरा लॉस है। तो वो क्या करेंगे, 1 लाख उन्होंने पहले दिया हुआ है, वो 95 पे उन्होंने सेल कर दिया, ठीक है 4 लाख उन्होंने और दे दिया, लॉस उनका हो गया। तो अब उन्होंने क्या किया कि बाय उन्होंने किया हुआ था ऊपर, मार्केट नीचे आ गई है तो सेल कर दिया। तो प्राइस ऊपर हो या नीचे हो, फाइनेंशियल मार्केट में और फिजिकल मार्केट में दोनों में, अगर इफ यू बाय लो सेल हाई, डेफिनेटली यू आर इन प्रॉफिट, ठीक है जी, और वाइस वर्सा। तो जब हम प्रोटेक्शन की बात करेंगे, स्टॉप लॉस की बात करेंगे, तो डेफिनेटली हमने वर्स्ट प्राइस को पहले इवैल्यूएट करना है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पे चूंकि आपने सेल किया था, मार्केट नीचे आएगी तो कहीं पे भी नीचे आएगी तो बाय बैक करेंगे तो प्रॉफिट होगा, अगर ऊपर जा रही है तो बाय बैक तो फिर भी करना है, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो कंप्लीट करनी है ना, सेल किया हुआ खाली सेल तो नहीं छोड़ सकती आप। तो सर वो जो ड्यूरेशन है, आपने जैसे बताया कि प्लॉट लिया था या फाइनेंशियल मार्केट में कि हमने इस टाइम स्पैन तक ट्रांजैक्शन करनी है, जी जी, या तो हमने बाय कर उन्होंने देना मिसाल दी है ना, वो तो ड्यूरेशन सिर्फ प्रॉपर डीलर के लिए है। नहीं, यहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो है एक्सपायरी, एक्सपायरी एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा एज वी हैव डिस्कस कि कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो मंथली एक्सपायर होती हैं, कुछ क्वार्टरली हूँ। ये एक्सपायर, बिल्ट इन डिफाइंड है, ये फिक्स है। वो एक्सचेंज ने जो रूल स्टैंडर्डाइज किए हुए हैं, जब हमने डिस्कस किया था स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस, फ्यूचर्स और डिलीवरीज और सेटलमेंट्स, एक्सपायरीज का डिस्कस हुआ होगा। तो उसमें यह है कि हर प्रोडक्ट की सर्टेन एक्सपायरी है, एक्सपायरी डे पे तो काटना पड़ेगा आपको, या फिजिकल डिलीवरी लेने के लिए Obviously. अपने अकाउंट को प्री फंडेड रखना पड़ेगा, कमिटमेंट नहीं देनी पड़ेगी, प्री फंडेड रखना पड़ेगा। आज एक्सपायरी है तो आपने मतलब बैंक क्लोजिंग से पहले ही उसको close रिमेनिंग करना है। पैसे आपने या तो रखे होंगे और उनको कह दिया कि मैं क्लोज नहीं करने जा रहा, मुझे फिजिकल डिलीवरी दें आप, अगर वो डिलीवरेबल प्रोडक्ट्स हैं। और अगर नहीं रखनी तो वो आप नहीं भी काटेंगे, वो काट देंगे, वो काम एमओसी पे वो काट देंगे, वो आपको वर्स्ट प्राइस मिलेगी। तो एडवाइस ये होती है कि आप खुद ही उसको लिक्विडेट कर दें टाइमली, बजाय कि वर्स्ट प्राइस पे वो लिक्विडेट हो। वो फिर काटते हैं तो वो दे गिव यू लास्ट मिनट प्राइस। ये भी ज्यादातर फ्यूचर्स में दखल है जी जी, लास्ट मिनट प्राइस ऑफ एमओसी। जो स्पॉट है उसकी एक्सपायरी नहीं है, स्पॉट तो ऐसी है ना, मनी चेंजर के पास आप यूरो लेकर आते हैं तो यूरो तो एक्सपायर नहीं होगा, वो जब तक करेंसी चेंज नहीं करते वो जनरली करते ही नहीं है। तो जो फ्यूचर्स हैं, ऑप्शंस हैं, वो उनकी एक्सपायरी है। सर ओके, सो कमिंग बैक टू लेट्स क्लोज दिस, रिवॉर्ड प्रिंस रेशो ओके हो गई। अब आपका $10,000 का अकाउंट था, तो इसमें आप वैल्यू करके बताएं कि कितनी लॉट्स आप करेंगे, जबकि आपका रिस्क पर ट्रेड इज 2%। जो पहले कैलकुलेट कर लें मुझे बता दें। कितने का अकाउंट है? कितनी लॉट कर सकते हैं? रिस्क फिक्स रखना है या वही कम करते रहना है? एक ट्रेड है, इसके लिए तो आप हर ट्रांजैक्शन के लिए तो एक ही कैलकुलेशन होगी ना। 2% रिस्क था आपका, जी इस वक्त वो कितनी मोड बनेगी? $200 जी फर्स्ट ट्रेड है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो $200 है आपका, ये प्राइसेस हैं, पोजीशन साइज बनाएंगे, कितनी लॉट्स करनी है आपने। ठीक
गोल्ड में और जी जी ठीक सेल कितनी लॉट्स करेंगे आप? इन वैल्यूज के साथ सर लिखेंगे। अंडरस्टूड है जो लिखे हैं उसको क्विक रिकैप 1 मिनट है। Introduction, what is global financial markets, which carriers are available, what is margin trading, what is hedging. Again, इससे related कोई key concept अगर किसी का clear नहीं हुआ तो we can ask. Everything is fine. Okay, so swiftly we move on. Type of trades भी हमने discuss की, spot trading, cash trading, interbank trading, or forex trading, CFDs trading, all almost same. Then we discuss futures trading, a bit of options trading. Now we'll move toward type of products. Type of products के या asset classes के, this is one of the same things as we just discussed के एक जो पोर्टफोलियो मैनेजर है, जो आइडियल पोर्टफोलियो है वो हेज करते हैं। हेज इन सेंस कि एक बास्केट में वी डोंट कीप सेम एग्स। कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो प्रॉफिट में जा सकती हैं, कुछ एडवर्स मूव होती हैं, तो कुछ ऐसी प्रोडक्ट को रखते हैं कि जिससे पोर्टफोलियो बैलेंस रहे। इसलिए डिफरेंट एसेट क्लासेस हम यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट currencies. We've already discussed currencies are traded in pairs. So whether we talk about spot currencies or future currencies or option currencies, these are all different products. ये थोड़ा सा आपको इसको अब I hope so after first session you will be able to understand कुछ हमने symbols और month symbols और इस तरह की products discuss किए हैं। तो अब जो हम product discuss करेंगे वो इस context में हम देखेंगे कि ये what are the various possible types of trades और currencies जो हैं वो cash में भी trade होती हैं। अगर cash में trade हो तो उन्हीं को हम forex कहते हैं, foreign exchange, spot trading. If we trade them, you know, in futures तो वो currencies futures में भी trade होती हैं, options में भी trade होती हैं। तो product एक है, asset class is same, but उसकी चूँकि different trading types हमने discuss किए हैं उसमें थोड़ा variation आता है जो कि different strategies के तौर पे और hedging के लिए utilize होते हैं। Overall, for example, if we talk about Euro USD, as we discussed earlier, किसी को पेपर और चाहिए तो बता देना। for example, if the price is 1.1350, the bid ask is for 50.52. So every one of you now can understand we are talking about spot trading in currencies. This refers to forex trading in other words. कि हम यूरो यूएसडी का ट्रेड कर रहे हैं जिसमें उसकी बिड 50 है, आस्क 52 है। So इसी करेंसी को अगर हम this example of spot और कैश मार्केट अगर हम फ्यूचर्स में ट्रेड करें so in future first of all as I mentioned you currencies are traded on quarterly basis उनकी जो expiration है अब सिंबल को हमने ट्रेड किए हैं तो अगर हम बात करेंगे कि representatively I mean symbolically if you represent it so you say for example I sold one EUR USD. This is different than if you say I sold one EC X2. Now whoever is trading, वो इसको देख के उसको idea हो जाएगा here we're talking about Euro USD in spot and here this is something different but this is again Euro maybe both sold at the same time or उसमें pricing the same but the
टाइम पे एग्जीक्यूशन भी सेम हो, बिट डिफरेंस ऑफ प्राइस एज वी डिस्कस कि वो जो कॉन्टेंगो या कॉस्ट ऑफ कैरी की वजह से है. दिस ऑलवेज रेफर्स टू सिंबल. This always refers to month code and this refers to year. It means we are talking about the sold one euro currency March 2022, right? अगर मार्च के बाद next quarter EC M2 basically इसको हम abbreviate कर देते हैं. Actually this is M22, refers to year 2022. Okay, currently जो है वो active contracts हैं. ECZ1 is active. ECZ1 से क्या बनेगा रेगा? इससे सिंबल होगा और होगा नहीं, ये तो है. ये तो है सिंबल है ना. Z दिसंबर हो गया. It means we are referring to Euro December 2021. ठीक है. Now Euro December is definitely different product or instrument than March Euro, which is again different than June Euro and so on. Next क्या होगा? U2 September and then again December, so on. Quarterly currencies and stock indices are always traded in quarterly contracts. अब ये different कैसे हैं? As I already explained you कि जो cost of carry हमने discuss किया था, जिसमें there are multiple factors affecting, कि जिसमें उसमें एक interest rate difference था. तो जितने ज़्यादा दिन के लिए आप किसी चीज़ को होल्ड करेंगे, अगर ये deliverable product नहीं भी है, तो it means वो interest rate difference की वजह से days add हो गए, तो उतने ही वो प्राइस में डिफरेंस ऐड हो जाएगा. तो इट मींस वी कैन से कि ये सारी नॉर्मल और कैश कैरिंग मार्केट की हम बात कर रहे हैं. हमने दो टाइप के फ्यूचर्स डिस्कस किए थे, इन्वर्टेड और इन्वर्टेड. तो जो इन्वर्टेड थे या जनरल थे तो कैश कैरिंग भी कहते हैं. व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी एक्सप्लेन कि इसमें तो डिफरेंस आ जाता है जो कॉस्ट ऑफ कैरी की वजह से. तो इट मींस इन टर्म ऑफ वैल्यू अगर हम एक कंपैरिजन करें प्राइस का, तो जनरली बिकॉज एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर बट एक्सेप्शन डोंट मेक रूल्स. जनरली ये है कि यूरो USD प्राइस विल always be greater than EC, for example H2, which will be greater than less than होगी ना, क्योंकि नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस जब कॉस्ट ऑफ कैरी ऐड करेंगे तो इंक्रीज होगी, राइट? So it will be less than this one, which will be less than March, so on in price. जब किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस डिफरेंट है तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट्स भी डिफरेंट हैं. सो इट रियली मेक्स अ डिफरेंस कि अगर आप ब्रोकर को बता रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन कोई प्रॉब्लम है और पहले से भी आपको ऑर्डर इमरजेंसी में एग्जीक्यूट करना है, यू विल हैव टू मेंशन व्हिच यूरो यू वांट टू सेल और बाय. तो आप उसको मेंशन करेंगे कि आई वांट टू एग्जांपल बाय 2 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ दिसंबर यूरो और मार्च यूरो. ईयर नहीं भी बताएंगे तो अगर आज की डेट में फॉर एग्जांपल मंडे को आप एग्जीक्यूट करते हैं तो दिसंबर यूरो का मतलब क्या होगा? दिसंबर 2021. तो मार्च यूरो का मतलब क्या होगा? मार्च 2022. अंडरस्टूड है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट? सो ऑन. तो जनरली इसको हम अब जो करंट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम फ्रंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं. फ्रंट मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जांपल अभी दिसंबर की एक्सपायरी नहीं आई, इन फ्यू डेज इट विल एक्सपायर, तो
उस अभी फ्रंट मंथ क्या है करेंसीज में या स्टॉक्स में, इन दोनों में से कौन सा फ्रंट मंथ होगा या नहीं होगा? CMM वाला दिसंबर। H1 दोनों ही नहीं है February क्योंकि करंट में बता रहा हूँ दिसंबर है, तो दिसंबर की तो मैंने सर्कल ही नहीं किया ना। ये ठीक है, दिसंबर इज फ्रंट मंथ और उसके बाद जो है वो फॉरवर्ड मंथ जो है वो मार्च है, नेक्स्ट मंथ। जनरली एक्सचेंजेस में फ्रंट मंथ में वॉल्यूम ज़्यादा होगा या कम होगा, क्वेश्चन है। जो करंटली एक्टिव है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एक्टिव, तो उसमें ज़्यादा लोग एक्टिव होंगे ना, तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ज़्यादा बाइंग सेलिंग हो रही होगी। फॉर एग्जांपल अगर इसका कॉन्ट्रैक्ट डेली वॉल्यूम फॉर एग्जांपल जा रहा है 200,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका उससे लेस होगा, मे बी 100,000 भी ना हो। हाँ, एक्सपायरी करीब आ रही है, फ्यू डेज 2 to 3 days बिफोर मे बी इनका ऑलमोस्ट सेम होने वाले हैं, तो डिफरेंट भी हो सकता है। बट लोग ज़्यादातर फ्रंट मंथ में इसलिए नहीं करते मतलब अगर एक्सपायरी है कि उसमें थोड़ी प्राइस स्टेबिलिटी का इशू है, प्लस ये है कि डिपेंड्स क्वेश्चन होता है ना कि वाई वी हैव टू सेल यूरो, तो हम कैश में कर लें, बट फिर यह है कि अगर हमने फ्यूचर डिलीवरी लेनी है तो फिर हमने देखना है कि हो सकता है कोई एक्सपोर्टर है उसने या कोई इम्पोर्टर है उसने पेमेंट यूरो में डील करनी है, उसने जर्मनी से कोई चीज़ मंगवाई है उसको पेमेंट करनी है, तो उसको उसके स्केड्यूल का पता है कि उसने कब कब पेमेंट्स करनी है, तो वो क्या करेगा कि यूरो करेंसी को हैच करेगा, क्योंकि इंस्टेड के वो डॉलर या ₹5 रख के बैठ जाए तो मार्केट मूव कर जाए और उसका प्रॉफिट हो 10,000 यूरोस। फॉर एग्जांपल उसने 100,000 यूरो बाय करना है नेक्स्ट मंथ, अब उसको पता है कि बैंक एलसी ओपन है या हम उस मैकेनिज्म की तरफ ना भी जाएं, तो अब अगर वो ₹5 रख के बैठा हुआ है या डॉलर रख के बैठा हुआ है, वो देख रहा है कि पेमेंट तो उसने यूरो में करनी है और उसकी जो फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से उसको लॉस हो गया 10,000 और उसका प्रॉफिट ही 10,000 था, या उसका प्रॉफिट 15,000 था और 10,000 लॉस हो गया। तो व्हाट ही विल डू कि वो एस्टिमेटेड क्वांटिटी आज की डेट में ही बाय कर लेगा, बट मार्जिन पे, इसलिए कि उसकी फिजिकल इन्वेस्टमेंट पूरी तो नहीं करनी पड़ेगी, वो मार्जिन फैसिलिटी को यूज़ करेगा और वो करेगा कि ठीक है मेरा 5,000 यूरो का फॉर एग्जांपल 10,000 यूरो का अकाउंट है, उसमें मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लेता हूँ विच रिक्वायर्स 1% मार्जिन विच इज़ 1,000, तो $1,000 के अगेंस्ट वो अपना नेक्स्ट मंथ की पेमेंट को उसने हैच कर लिया, एग्जैक्टली इन सेम वे एज वी हैव डिस्कस्ड इन केस ऑफ गोल्ड। गोल्ड की एग्जांपल आई थिंक बड़े डिटेल में मैंने एक्सप्लेन की थी, इसीलिए कि वो जिस प्राइस पे भी आएगा, तो उसका हेजर का पर्पस अगेन द प्रोटेक्शन ऑफ एसेट, और यहाँ पे एसेट क्या है, इटसेल्फ यूरो करेंसी, क्योंकि वो चाह रहा है कि उसकी डिवैल्यूएशन के अगेंस्ट उसको लॉस ना हो। इस तरह की बेशुमार आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मिलेंगी। अनफॉर्चुनेटली अभी भी कई लोगों को पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कि हेजिंग क्या है और करेंसीज की कैसे करें। जापानीज येन में जो 660 कार्स इंपोर्ट करते हैं, आप कोई जानने वाले हो तो उनसे पूछें ज़रा, तो वो आपको स्टोरी सुनाएंगे कि जब ये 20-30 रुपीज़ डिफरेंस आ गया था विद इन कपल ऑफ मंथ्स, तो उनके साथ क्या हुआ। अगर किसी का एक गाड़ी पे 5 लाख रुपए प्रॉफिट मार्जिन था, तो कोई लॉस में चला गया, कोई जीरो पे आया, कोई 1 लाख बचा सका, तो इसलिए कि वो ₹5 रख के बैठे हुए हैं, वो ₹5 डिवैल्यू हो गया, तो उन्होंने तो ₹5 नहीं ना लेने जापानीज में, उन्होंने जापानीज येन लेने। तो उससे क्या हुआ कि अल्टीमेटली दे सफर्ड ह्यूज लॉसेस। फिर ग्रेजुअली जिनको अवेयरनेस आई तो वो अब जापानीज येन में ट्रेड करते हैं। दैट्स व्हाई कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड करेंसीज में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यूरो में है। Again, as I said earlier, currencies are always traded in pair. So when we say euro, it means euro USD. But पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो यूरो में नहीं है, वो जापानीज येन में है, क्योंकि यहाँ पे जापान के साथ इनकी जो मतलब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट वो डिफरेंट मैकेनिज्म है। तो दिस इज how we utilize future currencies for hedging. There can be many other options as well. तो ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ कि यूरो फ्यूचर इज डिफरेंट देन स्पॉट
और ये आपको पहले ही ऑब्वियस था कि इन दोनों की प्राइस तो डिफरेंस होगी क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैरी ऐड होगा, और ये भी क्लियर हुआ कि ग्रेजुअली जैसे जैसे हम नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाएंगे तो इन जनरल केस जहाँ पे अवर्टेड फ्यूचर्स हैं और कॉस्ट ऑफ कैरी ऐड हो रही है, तो उसमें क्या है कि ये कैश कैरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो इनकी प्राइसेस इन टर्म ऑफ डिजिट्स इंक्रीज होगी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके, कोई सिंबल्स तो आपको याद हो जाएंगे, ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू डोंट हैव टू मेमोराइज, बट इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो वी वर टॉकिंग अबाउट एसेट क्लासेस एंड वी डिस्कस करेंसीज। इसमें एक थोड़ी सी मैं एडिशन करके एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देयर आर फ्यू टाइप ऑफ करेंसीज। वन वी कॉल डायरेक्ट करेंसीज, करेंसी मार्केट को बेसिकली इंटरनेशनल मॉनेटरी मार्केट मैनेज करती है। तो एट द टाइम ऑफ लॉन्च IMF ने जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई कर दिए हैं वो आज की डेट में हुई है। जनरली व्हाट हैपन इज कि एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग किसी करेंसी की वैल्यू अगर US डॉलर से विच इज द बेस करेंसी ज़्यादा है तो वी कॉल इट डायरेक्ट केस। फॉर एग्जांपल यूरो, GBP, Australian dollar, so on. Okay, in value they are greater than dollar. Although there was a time कि जब यूरो जो पैरिटी से नीचे आ गया था, पैरिटी इज 1 is equal to 1, कि जब $1 से कम यूरो की प्राइस हो गई थी 84 सेंट था, इवन देन उसको हम डायरेक्ट ही करेंगे। वो इसलिए कि अगर उसकी फॉर द टाइम बिंग इवन परमानेंट वैल्यू बिलो डॉलर भी चली जाए तो उससे उसकी नेचर चेंज नहीं होगी, उसकी कैलकुलेशन चेंज नहीं होगी। अब इनडायरेक्ट जो है, इनडायरेक्ट केसेस में क्या होगा, लाइक PKR। अब यूरो को देखें, हम टेक्निकली लिखते हैं EUR USD। अभी काफ़ी एग्जांपल जो मैंने लिखा, ब्रिटिश पाउंड को लिखेंगे GBP USD। I'm talking about रिप्रेजेंटेशन इन स्पॉट, क्योंकि जब जनरल फीचर्स हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे तो उसमें हम टाइप्स को डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए कि ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन आपको कर चुका हूँ कि फ्यूचर्स आर डेरिवेटिव ऑफ स्पॉट आइटम्स। तो हम कैरेक्टरिस्टिक तो बेसिक प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे ना, तो वो आगे सिमिलर इम्प्लीमेंटेशन। ऑस्ट्रेलियन डॉलर को लिखते हैं AUD USD, बट जब जापानीज येन को लिखेंगे तो उसको हम JPY USD नहीं लिखेंगे, उसको हम USD JPY लिखेंगे। स्विस फ्रैंक को लिखते हैं तो हम लिखेंगे USD CHF। कैनेडियन डॉलर को लिखेंगे तो हम लिखेंगे USD CAD, सो ऑन। जो डोमिनेंट करेंसी है वो उसको हम पहले मेंशन कर देते हैं। ये वो करेंसीज हैं जिनकी वैल्यू डॉलर से कम है। इट्स वेरी सिंपल, आई थिंक इट डजंट नीड एनी मोर एक्सप्लेनेशन। तो कंफ्यूजन है अगर इसको किसी को तो यू कैन आस्क। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ओके, अब ये तो इसको ओवरऑल हम कहते हैं मेजर्स, मेजर करेंसी पेयर्स। These 6 are known as major currency pairs or FX majors or whatever you might name them. इसके अलावा करेंसी क्रॉसेस में भी ट्रेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, if somebody is living in यूरोजोन, किसी भी कंट्री में, तो मोस्ट प्रॉब्लम्स पर यूरो पड़े हुए हैं, तो अब वो देख रहा है कि ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटिश पाउंड का क्या इफेक्ट हो सकता है, तो वो यूरो के अगेंस्ट ब्रिटिश पाउंड ट्रेड करना चाह रहा है, वो कर सकता है, उसमें डॉलर नहीं आएगा। क्योंकि जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट यूरो, हम कोई दूसरा नाम नहीं ले तो अंडरस्टूड होगा कि बेस करेंसी इज US डॉलर, राइट। बट इफ इट्स नॉट द केस, अगर किसी और करेंसी की शेप में उसने डील करना तो फिर देयर आर मोर देन 30 करेंसी क्रॉसेस। फॉर एग्जांपल, if we write EUR GBP or
GBP EUR, right? EUR JPY, so on. There are not many crosses. बस ऐसे ही है कि आप इसको इसके साथ क्रॉस करा दें, इसको इसके साथ करा दें. तो एक करेंसी को आप 3 टाइम्स और 5 टाइम्स कर लेंगे तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें करेंसी डेवलप होते हैं. और इसके अलावा मतलब यूरो जीबीपी का मतलब है कि यू आर बाइंग यूरो, बाइंग पाउंड फ्रॉम यूरो एंड सो ऑन. यूरो येन का प्राइस का मतलब होगा कि हाउ मेनी येन यू कैन परचेज इन 1 यूरो. फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस चल रही है 112.50, तो इट मींस अगेंस्ट 1 यूरो you can buy 112.5 yens. इसको एक और एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि इसकी वैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन आप थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें. लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ पार्क रुपीज हियर इन इनडायरेक्ट केस, ताकि उसके कंपैरिजन में यू कैन वेल अंडरस्टैंड इजीली. अब पार्क रुपी की करंट वैल्यू क्या चल रही है जी? आपका नाम सॉरी? मारूफली. अभी करंट प्राइस पार्क रुपीज की अगेंस्ट डॉलर क्या चल रही है? 175. 175. लास्ट ईयर किसी को याद हो किस रेंज में थी? 179, 78 लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ. आप तो लास्ट हम बिल्कुल ऊपर ले गए. आप फ्यूचर फोरकास्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम. ठीक है. इवन जैसे विद द लास्ट 2 ईयर देखें तो ये तो मतलब 120 से आ गई. एनीवे, अब अगर इसकी प्राइस 150 है सपोज, और 150 से 175 प्राइस इंक्रीज हुई है डिजिट्स में, तो बेसिकली ये इसकी वैल्यू गेन हुई है या वैल्यू लॉस हुई है? Why? Because against $1 we were receiving 150 rupees before. That means कि $1 परचेज करने के लिए आपको पहले 150 रुपए चाहिए थे. अब आपको $1 परचेज करने के लिए 175 रुपए चाहिए. तो डिजिट्स इंक्रीज हो अगर इनडायरेक्ट करेंसीज में, इट मीन उसकी वैल्यू डीवैल्यू हो रही है. थोड़ा सा कुछ चीज़ें मेमोराइज भी रखनी पड़ेंगी, बट अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके चले तो फिर आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है. इट्स वेरी ऑब्वियस. तो इट मीन वी कैन से कि जितनी भी डायरेक्ट करेंसीज हैं इनकी अगर प्राइसेस बज़ाहिर जो है वो डिजिट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो एक्चुअली दे आर लूजिंग वैल्यू, वो डी वैल्यू हो रही है. क्योंकि जब आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें आपको ये विदाउट कैलकुलेशन ये चीज़ पता चल जानी चाहिए. क्योंकि अभी हम आगे जब कैलकुलेशंस करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे वे टू टेक प्रॉफिट एंड लॉस. तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपके लिए ज़रा इजी होगा अभी कि इसकी प्राइस डायरेक्ट केस की क्या और इनडायरेक्ट केस की क्या. इसी तरह अगर यूरो की प्राइस 1.1350 से 1.1550 होती है तो डेफिनेटली वो इंक्रीज भी हो रही है, और दैट रेफर्स टू गेन. पहले 1 यूरो के 1.1350 आ रहे थे, अब 1 यूरो के 1.1550 आ रहे हैं. वाइस वर्सा. ये दोनों क्लियर हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. और अभी क्लास 5 में करेंसीज की हम एक्सोटिक्स भी कहते हैं जनरली, जो मेजर नहीं है और आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं. मतलब लेट मी नेम फ्यू ऑफ देम. टर्किश लीरा फॉर एग्जांपल, Mexican peso, बेशुमार जो there are more than 150 countries, तो जाहिर है हर कंट्री की अपनी करेंसी है. तो बस इन मेजर से हट के कोई भी है अगर वो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट उसको हम एग्जॉटिक काउंट करते हैं. आई डोंट वांट टू गो टू डिटेल बट आई जस्ट वांट यू टू बी फेमिलियराइज विद द टर्म एट लीस्ट. कि कोई यूज वो क्या होता है कि लोग देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल यू विल फेस ऑलवेज. कुछ जो है कोई लिमिटेड इंफॉर्मेशन की बेस पे वो अपना भरम रखने के लिए वो ट्राई करते हैं कि उनको जो पता है वो दुनिया में किसी को नहीं पता. दिस इज़ वेरी प्रोफेशनल फील्ड दिस एंड दैट. और उसके बाद 2-3 चीज़ें आपको बता के तो वो आपको इम्प्रेस करके कुछ सेल करना चाह रहे हैं या व्हाटएवर देयर मोटिव्स कुड बी. तो वो आपको मतलब कोई ऐसा बंदा मिले कि जी आप क्या कर रहे हैं, आप कहेंगे मैं तो CFD ट्रेड कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल. तो कहेगा नहीं मैं तो एग्जॉटिक्स ट्रेड कर रहा हूँ. तो वो आप नाम ही ना सुना हो तो आप ऐसे
परेशान ना हो, मैं इसलिए कुछ टर्मिनोलॉजी आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ। तो अगर कोई ऐसा कहे तो उसे कि यार आप तो मतलब बड़ी अजीबोगरीब सी प्रोडक्ट ट्रेड कर रहे हैं, उसमें तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है, तो फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन शायद ना करें। तो एक्सोटिक का जो है मतलब ये यूएसडी के साथ है या डायरेक्ट करेंसी? दोनों के साथ होते हैं। दोनों के साथ। मतलब ये अब मैक्सिकन पैसो है अगेंस्ट यूएसडी ट्राई हो रहा है, टर्किश लीरा है, क्योंकि आजकल टर्किश लीरा जो बहुत ही वैल्यू हो गया है, ऑलमोस्ट हाफ हो गई है वैल्यू से, उसकी वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है, सो ऑन। तो वो क्रॉसेस में भी हो सकता है, जैसे स्विस फ्रैंक वर्सेस टर्किश लीरा। हाँ अब फॉर एग्जांपल अगर कोई CHF TRY लिखा हुआ है, ये सिंपल प्रोबेबिलिटी है, आप जिसको मर्जी जिसके साथ क्रॉस मैच करके करेंसी क्रिएट करते रहे तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब CFH वर्सेस टर्किश लीरा मींस कि यू आर बाइंग टर्किश लीरा फ्रॉम स्विस फ्रैंक्स। अब वो फिर आप जब भी ट्रेड करेंगे फिर उसके मैकेनिज्म देखेंगे, हो सकता है स्विस नेशनल बैंक उसकी कोई न्यूज़ ऐसी है और वो टर्किश लीरा के बहुत अगेंस्ट है, तो हो सकता है ओवरऑल तो इफेक्ट सेम ही हो, बट इसमें कुछ कंपैरेटिवली ज़्यादा हो, उसकी तरफ हम लोग नहीं जा रहे हैं। फोरकास्टिंग तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। सो फार इट्स क्लियर? कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? सर वो करेंसी हेजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, और सेगा समझ नहीं आ रही। देखें आपने कहा ना जैसे जैसे मंथ इंक्रीज होते जाते हैं वो कैरिंग कॉस्ट ऐड होती है तो वो उसकी प्राइस इंक्रीज होती जाती है, जो भी हमारे पास करेंसी होती है फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा होती है। तो वैसे जो रोज़ प्राइस ऊपर नीचे जा रही होती है 1-2 मिनट में, वो क्यों नहीं, वो नहीं इस पर इफेक्ट कर रही होती है? जरूर अगर फ्यूचर में कोई पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल इश्यूज़ की वजह से अगर प्राइस नीचे आ जाए तो वो ज़रूरी है कि वो फिर भी फ्यूचर वैल्यूज़ की ज़्यादा ही लेगी? लेट मी एक्सप्लेन। ये थोड़ी कंफ्यूजन है आपकी, तो क्लियर होगी। एक्चुअली पहली चीज़ ये है कि आप समझ लें ये यूरो की वैल्यू है आज, ठीक है ना, ग्राफिकली ये है EUR/USD, ठीक है जी, ये है ECZ1, ये चल रहा है फॉर एग्जांपल ECH2, राइट। अब मैंने आपको बताया कि ये दो क्या हैं, डेरिवेटिव हैं, ये दोनों डिराइव हुए हैं यूरो यूएसडी से, व्हिच इज बेस करेंसी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसे ही यूरो कैश की प्राइस मूव करेगी, जिस वजह से भी मूव करे, पॉलिटिकल फैक्टर हो, डिमांड सप्लाई हो, यूएस डॉलर के अगेंस्ट कोई इवेंट हुआ, व्हाटएवर द रीजन, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस इनकी मूव भी चेंज होगी, बट ये डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस सेम आप फर्ज करिए तीनों पॉइंट लॉक हो गए, अब यूरो यहाँ से मूव होके चला गया सपोज यहाँ, तो ये मूव होके तो चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तीनों आप जाएंगे। अगर यूरो की प्राइस नीचे आ गई फॉर एग्जांपल, तो ये भी ग्रेजुअली नीचे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, इक्वल स्प्रेड मूव होगा। तीनों होंगे। ये नहीं हो सकता कि यूरो कैश में अगर मूव हुआ है तो यूरो दिसंबर कम मूव हो, यूरो मार्च ज़्यादा मूव हो, या वो सेल हो जाए, वो बाय हो जाए, वो कुछ नहीं है, ये डिराइव है। ठीक है। आप ये समझ लें कि केबल की प्राइस जो है वो डिपेंड कर रही है दो चीज़ों पे, कॉपर पे और रबड़ पे। आप एक चीज़ प्लास्टिक रबड़ कांस्टेंट कर लें कि उसकी प्राइस फर्ज करें सेम है, तो फिर उसकी प्राइस किस पे डिपेंड करेगी, कॉपर पे, कि जब भी कॉपर की प्राइस इंक्रीज होगी तो इट केबल की प्राइस इंक्रीज होगी। तो इनके इंडिविजुअल या सेपरेट फैक्टर्स नहीं है। आफ्टर करेंसीज, जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उसका थोड़ा सा बेसिक आइडिया जिसमें आप एक्सप्लेन करते हैं। सो फार दीस आर नॉट रेगुलेटेड इन पाकिस्तान, और वी होप सो जल्दी हो जाएंगे, बट अभी इसमें टाइम भी लगेगा। तो एक्चुअली बेस क्या है, सिर्फ आप आइडिया अंडरस्टैंड करें। बेसिकली ये डिजिटल करेंसी है, डिजिटल करेंसीज, कहीं आपको डिजिटल एसेट्स भी लिखा आएगा, तो
वन विद सेम थिंग। अब ये है कि इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूटिलाइज की गई हैं, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, वो कोई और भी हो सकता है। जैसे बिटकॉइन है, क्योंकि ज़्यादा फेम है, तो बिटकॉइन यूजेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और इसका पर्पस क्या है, सिर्फ ये 2 पॉइंट आप अंडरस्टैंड कर लें, बाकी ये क्या है और कितने नाम है, कौन सी चीज़ कहाँ किस फाइनेंस में ट्रेड हो रही है, कोई किसी और एक्सचेंज में हो रही है, क्या वाली में आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, और वो इस स्टेज पे थोड़ा ही रेलेवेंट डिटेल होगी। तो एक तो पर्पस पहले मैं आपको बताऊँ। पर्पस ये था कि जब आप करेंसी, सिंपल करेंसीज की बात करते हैं, जी आपने किसी को वायर करनी है, इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, सारे करेंसीज में डील करते हैं, आपने फीस पे करनी है, आपने किसी कंट्री का विजिट करना है, व्हाटएवर। तो उसमें जो मिडल मैन जिस तरह आप कह लें, उसका रोल या तो ब्रोकर्स पे कर रहे हैं, मनी एक्सचेंजर्स हैं, बैंक्स हैं, डिफरेंट मनी प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो ये सारे क्या लेते हैं, फी स्प्रेड लेते हैं ना। आपने फर्ज करें, अब मिसाल है कि फर्ज करें $10,000 आपने फी पे करनी है, आपने अपना कोर्स जो है ना वो 50% कंप्लीट कर लिया पाकिस्तान में, बाकी कहते हैं जी मैं LSE में शिफ्ट हो रहा हूँ, 1 साल मैंने वहाँ करना है, पहले सेमेस्टर की आपने फीस पे कर ली, तो आप क्या करेंगे, या अब आपके पास ₹5 पड़े हुए हैं, तो पहले तो आप जाएंगे मनी चेंजर के पास, उसे कहेंगे ये ₹5 लें और मुझे डॉलर दे दें, राइट, डॉलर मैंने भेज दें। मनी चेंजर क्या चार्ज करेगा, ठीक है ना, वही बाइंग सेलिंग का डिफरेंस, एक कॉस्ट पड़ेगी आपको, क्योंकि वही डॉलर आप खरीदने जाएंगे, आपको वो भी कॉस्ट पड़ेगी। सेकंड फिर आप ये बैंक वायरिंग फी चार्ज करेगा, जो कि अगेन इट्स मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स, कुछ फिक्स अमाउंट होती है, कुछ परसेंटेज होती है जितनी अमाउंट आप बेच रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ लें कि ये फैक्टर ए था, ये फैक्टर बी है, और ये फर्दर स्प्लिट है सी और डी में, ये सारी कॉस्ट मिलके फिर आपकी ट्रांजेक्शन होगी, फिर फीस पहुंच गई एंड दैट्स इट, एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट। ऑन द अदर हैंड, प्रोसेस वाज डेवलप्ड टू बाईपास ऑल दीज थिंग्स। सिंपल, उसमें क्या है कि जो ब्लॉकचेन है, इसकी जो बेसिक मेथडोलॉजी है, समझाने के लिए समझ लें, तस्वीर का दाना आप कह लें, क्योंकि एक्चुअली इन ट्रांजैक्शन में इसी तरह है, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें सिर्फ रजिस्टर्ड होती हैं। नंबर 1 हैश एड्रेस, नंबर 2 हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक, हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक, वो भी क्या होगा, एक एड्रेस होगा, एक नंबर है बस, और नंबर 3 ट्रांजैक्शन डिटेल, दैट्स इट। अब आप मुझे बताएं कि इस ब्लॉक को आपने जब दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट करना है, तो व्हाट विल हैपन, आपने इसके साथ एक और ब्लॉक लगा दिया, अब इस ब्लॉक की क्या डिटेल होगी, आपने मुझे बताया, वही हैश एड्रेस ट्रांजैक्शन। अब इसका ये जो हैश एड्रेस है, ये इसका HOPP बन जाएगा, ये एड्रेस तो चेंज नहीं होगा ना, इसका प्रीवियस हैश एड्रेस ये बन गया, एक इसका अपना हैश एड्रेस जनरेट हो जाएगा, ठीक है जी, और इस पे जो ट्रांजैक्शन हुई है वो मे बी डिफरेंट हो, उसकी डिटेल आ जाए, सो ऑन। अब इन बिटवीन ये ट्रांसफर हो रही है, अब ये फॉर एग्जांपल ये क्या था कि किसी ने $10,000 वर्थ के जो बिटकॉइन है वो ट्रांसफर कर दिए दूसरी पार्टी को। अब ये समझ लीजिए, अब उसमें क्या हुआ कि ना वो मनी चेंजर आया, ना बैंक आया, ना वायरिंग फी आई, कुछ भी नहीं आया, दैट्स इट, और वो सिंपल नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होगी, और ये ट्रांजैक्शन यहाँ स्टोर होगी कि ये $10,000 है ना, इस नंबर के अगेंस्ट ट्रांसफर हो गया, और हर एक का हैश एड्रेस भी यूनिक होगा, वो मतलब जो यूज़र हैं और वो जो जिन्होंने अकाउंट बनाया उनको पता होगा इसकी टेक्निकलिटीज का।
तो इट गोज ऑन। अब फायदा ये तो थी नीड कि आपके मिडल मैन बाईपास हो रहे हैं, दैट्स वाई कि यहाँ पे लोग इंक्लाइन ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि सेविंग नजर आ रही है उनको, कॉस्ट कम हो गई है। सेकंड इसकी नीड क्या थी कि आप अगर इस हवाले से देखें कि इसमें ट्रांसपेरेंसी आ गई। अगर इस ब्लॉक में ट्रांजैक्शन चेंज करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मैं हैश एड्रेस चेंज कर सकता हूँ, ओके भी कर लिया क्योंकि अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जनरेट नहीं हुई, बट इसको मैं कहाँ से चेंज करूँगा, तो पिछले ब्लॉक है, उसके लिए मुझे पिछले ब्लॉक की तरफ आना पड़ेगा, वो ट्रांजैक्शन स्टोर हो गई है, वो चेंजेबल ही नहीं है, तो ट्रांसपेरेंसी आ गई क्योंकि एक ब्लॉक दूसरे से कनेक्टेड है और सब में डिटेल्स चाहिए, तो एक ये इसमें एक पर्पस भी था। तो आई जस्ट वांट टू हैव बेसिक आइडिया कि ये बेसिकली डिजिटल करेंसी है क्या, कि इसमें मीडियम वही है, एक सब्स्टिट्यूट ऑफ नॉर्मल करेंसीज हैं, और जिस तरह अब नॉर्मल करेंसीज में बाइंग सेलिंग होती है वो भी दो तरह की है, अगेन स्पेकुलेटिव भी हेजिंग भी, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो any transaction is speculative until it's backed by some financial